पुण्यभूमि साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एकेडमिशियन पटेल का पोता, वो भी प्लेन में है। मुझे लगता है कि वो पटेल जुआयान का बेटा है। मैंने इस बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। वो प्लेन में है या नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने का क्या लेना देना है? चीफ ने बेरुखी से पूछा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। हमारे ले डियान ने प्लेन ढूंढ लिया है। अब प्लेन नॉर्मल उड़ रहा है, लेकिन हमें अभी प्लेन की सिचुएशन नहीं पता। गंगा कटिहार ने धीरे से कहा। अगर प्लेन में कोई गड़बड़ी हो या बचने के कोई संकेत हो तो इमरजेंसी लैंडिंग का कोई रास्ता निकालो, चीफ ने बेबसी से कहा। प्लेन में बैठे लोगों को विदेश नहीं ले जाया जा सकता, नहीं तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। हेलो, गर्म पानी तैयार है, ये कंबल है, क्या आपको कुछ और चाहिए? वांगजू की काबिलियत बहुत अच्छी थी। लगभग 5 मिनट में रणवीर पटेल को जो चीजें चाहिए थी वे तैयार हो गईं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठने और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। हूं मेयर, थोड़ी देर में बच्चे को पकड़ लेना। ये कहकर रणवीर पटेल ने धीरे से जूडो की शर्ट उठाई और उसका पेट दिखा दिया। फिर उसने अपनी उंगली से वांगजू की लाए गर्म पानी की ओर इशारा किया और जूडो के पेट पर कुछ गोले बना दिए। मास्टर रणवीर, मैं जल्दी कर रही हूं, मेरे पेट में बच्चे हिल रहे हैं, जूडो ने उत्साहित होकर कहा। दोनों छोटे बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, नाल गले में लिपटी हुई है। मैं उन्हें पहले बाहर निकालूंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चों पर कोई मुसीबत आ गई है, तो ये मुसीबत थी। लेकिन जो बड़ी मुसीबत से बच जाता है उसे भविष्य में अच्छी किस्मत मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों छोटे बच्चे भविष्य में समाज का भला कर पाएंगे। जैसे ही रणवीर पटेल ने कहा, उसके हाथ में एक चांदी की सुई आई और उसने जूडो की नाभि में छेद कर दिया। नाभि इंसान के शरीर की कमजोरी होती है। जैसे ही रणवीर पटेल ने सुई डाली, लूजियांग ने भौहें चढ़ाईं और दोनों लोगों को सोचते हुए देखा। प्लेन में सभी की सांसें रुक गईं, क्योंकि बच्चे का जन्म सिर्फ रणवीर पटेल और लूजियांग के बीच की शर्त नहीं थी, बल्कि इसमें प्लेन में कई लोग शामिल थे। इंटरेस्टिंग, लगता है इस बार मैं हार सकता हूं, लूजियांग ने आंखें सिकोड़कर कहा। रणवीर पटेल को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि इस बार उसने जूडो पर जो एक्यूपंक्चर टेक्निक इस्तेमाल की थी उसे 5 एलिमेंट्स रीइंकार्नेशन एक्यूपंक्चर कहा जाता था। ये उसके शरीर पर बहुत भारी पड़ रहा था। अब उसे उम्मीद थी कि भाई यांग अपना वादा निभाएगा। वाह वाह वाह, केबिन में रोने की आवाज फैल गई। हूं मेयर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी कजिन सच में प्लेन में बच्चे को जन्म देगी। हिलो मत, अम्बिलिकल कॉर्ड है। रणवीर पटेल ने हूं मेयर को देखा और थोड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने जल्दी से हाथ में चाकू लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा और एक छोटी सी गांठ बांधी जो उसे एकदम सही लगी। कजिन, ये एक लड़का है, उसके कान के पीछे सच में एक तिल है। मास्टर रणवीर सच में कमाल के हैं, हूं मेयर ने जोर से कहा। वो ये बात अपनी कजिन और केबिन में मौजूद दूसरों से भी कह रही थी। उत्साहित मत हो, अंदर एक छोटा सा लड़का है। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने जूडो के पेट को छुआ। जूडो को अपने शरीर में अकड़न महसूस हुई और फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। लड़की, ये सच में लड़की है, मास्टर रणवीर ने सही अंदाजा लगाया, हूं मेयर ने जोर से कहा। केबिन में मौजूद कुछ बेटियों के परेशान दिल आखिरकार शांत हो गए। हा, अच्छा, दिलचस्प, सच में दिलचस्प है, लूजियांग हंसा और बोला। यार, तुम पहले इंसान हो जिसने पिछले 3 साल में मुझे शर्त हारने पर मजबूर किया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लेन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जब तक आप जीत नहीं जाते हम शर्त लगाते रहेंगे। बताओ, और कैसे शर्त लगा सकते हैं? लूजियांग ने उदास चेहरे से कहा। भाई यांग, हम इसे भूल क्यों नहीं जाते? चलो आज ही चलते हैं और प्लेन लैंड करने की जगह ढूंढते हैं। तुम खुश और बेफिक्र रहना, मैं तो बस एक छोटा सा डॉक्टर हूं। चलो अपने अपने रास्ते चलते हैं। रणवीर पटेल की माइंड रीडिंग काबिलियत लूजियांग पर आ गई। उसे पसीना आ गया। ये आदमी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्लेन में हर कोई जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। मैं हार गया। ठीक है, तुम सब नर्क में जाओ। लूजियांग के विचार पवन पटेल के दिमाग में आए। इस बंदूक में 13 गोलियां हैं, क्यों ना हम ऐसे खेलें? मैं गोली चलाऊंगा और तुम बच जाओगे। अगर तुम बच गए तो प्लेन में सब मर जाएंगे। लूजियांग मुस्कुराते हुए बोला। ये मजेदार है, हा हा हा। नौजवान, जहां गलतियां हो सकती हैं वहां तुम्हें नरमी बरतनी चाहिए। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, इसे भूल जाओ। इस नौजवान दोस्त ने तुम्हें पहले ही बहुत इज्जत दे दी है। जैसे ही पटेल शुआय इस अजीब आदमी से निपटने के बारे में सोच रहे थे, एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। बूढ़े आदमी ने एक लंबा चोगा पहना हुआ था और उसके पीछे एक बच्चा था। रणवीर पटेल ने प्लेन में चढ़ते समय बूढ़े आदमी को देखा था, लेकिन उसने उसे ध्यान से नहीं देखा। उसे बस इतना लगा कि बूढ़े आदमी के बगल वाला बच्चा बहुत दिलचस्प है। 3 स्पिरिचुअल और 7 फिजिकल आत्माओं में से एक गायब थी। ये अजीब नहीं था, लेकिन गायब स्पिरिचुअल आत्मा की जगह किसी चीज ने ले ली थी। वो प्लेन से उतरने के बाद इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी कोई लेट स्टेज अमर स्वर्ग मास्टर होगा। बूढ़े आदमी, तुम्हें भाई यांग के बिजनेस के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। तुम मौज को बुला रहे हो। भड़ाम भड़ाम भड़ाम। एक बड़े आदमी ने बूढ़े आदमी पर 3 गोलियां चलाईं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला,
लगता है मैं गोलियों से बचने में अच्छा हूँ। उसने पहली गोली पकड़ ली और बाकी दो उसके हाथ में थीं। मुझे सच में नहीं पता था कि आज इस प्लेन पर इतने सारे छिपे हुए टाइगर और छिपे हुए ड्रैगन हैं। लू जियांग का एक्सप्रेशन और भी खराब हो गया। उसने बूढ़े आदमी को देखा जो अमर स्वर्ग दायरे के आखिरी स्टेज पर था। अगर वो पहले से तैयार होता तो शायद वो ऐसा कर पाता, लेकिन अभी ओल्ड एट का शॉट बहुत अचानक था। अचानक बूढ़े आदमी को फिर भी 2 गोलियां लग गईं। हे नौजवान, बस भूल जाओ। मैंने अभी देखा कि प्लेन में बहुत सारे पैराशूट हैं। वैसे भी तुम एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो, तुम नीचे क्यों नहीं कूद जाते? बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा। बूढ़े आदमी, तुम एक आदमी की गोली झेल सकते हो, मैं तुम्हें एक दर्जन से ज्यादा बंदूकों से नहीं मार सकता। लू शियांग के पीछे खड़े एक जवान आदमी ने उदास चेहरे से कहा। इस समय रणवीर पटेल ने जू डुओ का खून बहना बंद किया और दोनों बच्चों को लपेटा। वो खड़ा हुआ और बोला, 14 लोग। ओल्ड सीनियर, आप 10 से निपट लें और बाकी 4 मुझे दे दें, कैसा रहेगा? छोटे यूवी, तुम बूढ़े आदमी को धमका रहे हो। साथ साथ जब हम प्लेन से उतरेंगे तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें ड्रिंक पिलाएगा, कैसा रहेगा? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप 10 ले लीजिए और मैं 4 ले लूंगा। जब हम प्लेन से उतरेंगे तो मैं आपके छोटे शिष्य का मामला निपटाने में आपकी मदद करूंगा, कैसा रहेगा? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने और रणवीर पटेल ने एक ही समय में लू शियांग को देखा। इस समय लू शियांग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उनके पास 14 अमर स्वर्ग एक्सपर्ट थे और वो पहले से ही अमर स्वर्ग के आखिरी स्टेज पर था। चाहे इंटरपोल हो या दूसरे देशों की पुलिस फोर्स हो, वो बिना किसी नुकसान से बच सकता था। उसे इस बार किसी कड़े दुश्मन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर बूढ़ा आदमी एक्सपर्ट होता तो लू शियांग इस पर यकीन कर लेता। हालांकि उसे ये यकीन करना मुश्किल था कि रणवीर पटेल भी एक एक्सपर्ट था, और एक ऐसा एक्सपर्ट जो अकेले 4 लोगों से लड़ सकता था। तुम दोनों, हमने प्लेन में एक टाइम बॉम्ब लगाया है। अगर तुम दोनों हमसे डील करना चाहते हो तो कर लो। प्लेन में हमारे साथ इतने सारे लोग मर रहे हैं और तुम दोनों एक्सपर्ट्स। मुझे, लू शियांग को लगता है कि ये इसके लायक है। रणवीर पटेल ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि एक परवर्ट सच में एक परवर्ट ही होता है। एक डाइनिंग कार के नीचे है, 2 टॉयलेट में, एक कॉकपिट में और एक अभी मेरी सीट के नीचे है। भाई यांग, हमने अभी एक अच्छी शर्त लगाई है, तुम अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हो? ऐसे अमर स्वर्ग एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करने से रणवीर पटेल का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तीसरे भाई, जाओ और सारे बॉम्ब हटा दो और पैराशूट से उतारने की तैयारी करो, लू शियांग ने जोर से कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि रणवीर पटेल और बूढ़ा आदमी ऐसा करेंगे या नहीं। रणवीर पटेल और बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये सबसे अच्छा तरीका था। लोगों को मारना आसान था, लेकिन एक बार जब ये बदमाश पागल हो गए तो उन्हें डर था कि प्लेन में मौजूद दूसरे लोग भी इसमें फंस जाएंगे। तुम दोनों, हरी पहाड़ियां नहीं बदलती और हरा पानी हमेशा बहता रहता है। जब मौका मिलेगा तो मैं वो लौटा दूंगा जो तुम दोनों ने आज मुझे दिया है। लू शियांग ने रणवीर पटेल और बूढ़े आदमी को देखा और जोर से कहा। शू माउंटेन के साथ भूतों का चेला, शू माउंटेन के वो बूढ़े लोग अभी भी जिंदा हैं। उनसे कहो कि मैं प्लेन में दाओइस्ट बू एयर से मिला था। उनसे कहो कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं उनसे मिलने शू माउंटेन वापस जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप शू माउंटेन के दाओइस्ट बू एयर हैं? ये बच्चा हार मान लेता है। ये कहकर लू शियांग प्लेन से कूद गया। मेरे सामने लोगों को मार डाला और वे सब जिंदा बच गए। अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। बूढ़े आदमी ने हवा में तैरते पैराशूट को देखा। एक पत्थर जैसी चीज नीचे फेंकी गई और 14 में से 7 पैराशूट तुरंत लाल हो गए। लू शियांग ने अपने 7 भाइयों के सिर से पटाखों की तरह बहते खून को देखा। उसने प्लेन की तरफ देखा और अपने होंठ जोर से काट लिए। दाओइस्ट बू एयर, मैं एक दिन तुमसे ये बात सुलझा लूंगा। हालांकि आखिर में उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सुंदर कैप्टन, प्लेन का पायलट टॉयलेट में लॉक है, बस वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और पायलट को ढूंढो। प्लेन को लैंड कराने के लिए जगह ढूंढो। धत तेरी की, मैं दोबारा इस चीज पर बैठने की हिम्मत नहीं करूंगा, पवन पटेल ने जोर से कहा। इस समय प्लेन में बैठे लोगों ने एक साथ तालियां बजाईं। इस जवान और बूढ़े आदमी ने ही उनकी जान बचाई थी। आज की घटना उनके लिए कभी न भूलने वाली होगी। मेयर, तुम क्या देख रही हो? ये रणवीर पटेल बहुत हैंडसम है ना? क्या तुम्हें ये पसंद है? जू डुओ ने अपनी कजन की तरफ देखा जो बिना पलक झपकाए रणवीर पटेल को घूर रही थी और अपने बच्चे को गले लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सच में बहुत हैंडसम है, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर मुझे उस जैसा कोई मिल जाए तो चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। हु में एयर को होश नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। कजिन, तुम क्या बात कर रही हो? जू डुओ ने अपनी बदतमीज कजन को देखा। शायद अगर वो सच में इस आदमी के पीछे जाए तो उसका गुस्सा बदल जाएगा।
प्रिय यात्रियों, प्लेन नॉर्मल हो गया है। परेशानी के लिए हमें माफ करना। हम कम्युनिकेशन ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। कृपया घबराएं नहीं और शांत रहें, वांग जू ने मुस्कुराते हुए कहा। कैबिन में लू शियांग ने जिन 2 लोगों को गोली मारी थी, उन्हें भी कुछ दिलेर यात्रियों की मदद से कुछ समय के लिए संभाल लिया गया था। इस फ्लाइट का प्लेन में मौजूद सभी लोगों पर बहुत असर पड़ा। सर, हमें अभी एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। ये हाईजैक्ट हुए पैसेंजर प्लेन 1661 से है। ये हमारे ईस्ट माउंटेन मिलिट्री एडवाइजर बेस पर लैंड करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज हमें इंस्ट्रक्शन दें। बेस का एक आदमी गंगा कटिहार भागा और जोर से बताया, 1661 की रिक्वेस्ट? कनेक्ट करो, तुरंत कनेक्ट करो। मुझे प्लेन की सिचुएशन जाननी है। गंगा कटिहार, जो दूसरी लाइन पर चली गई थी, इस मामले की वजह से बेस पर वापस आई और आखिरकार पैसेंजर प्लेन से फिर से कांटेक्ट किया। ये गंगा कटिहार है। जब लाइन कनेक्ट हुई तो गंगा कटिहार ने पहला वाक्य कहा, मुझे प्लेन की सिचुएशन बताओ, क्या कोई कैजुअल्टी है? आपने मिलिट्री एयरपोर्ट पर लैंड करने की रिक्वेस्ट की थी। हमें प्लेन की सिचुएशन जाननी है। दादाजी, कटिहार, मैं वांग जू बोल रहा हूँ। वांग दाजुन मेरे दादाजी हैं, आपके पुराने सबऑर्डिनेट। वांग जू ने सुना कि ये गंगा कटिहार है और जोश से बोला, डकैती सॉल्व हो गई है। प्लेन में 2 लोग मर गए लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। प्लेन का फ्यूल टैंक हमें वॉरियर कैसल या कैपिटल वापस जाने में सपोर्ट नहीं कर सकता। हम डोंगशान मिलिट्री बेस पर लैंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं। क्या प्लेन में पटेल नाम का कोई जवान आदमी है? क्या वो ठीक है? गंगा कटिहार की पत्नी की, जो वू में मशहूर पटेल जो था, पटेल जो कैसल में लाइमलाइट में था। प्लीज 1 मिनट रुको, मैं उसे तुमसे बात करने दूंगी, वांग जू ने धीरे से कहा। इस समय वांग जू ने फिर से रणवीर पटेल को देखा। उसके दिल में और भी सवाल थे। ये नौजवान असल में जनरल गंगा कटिहार को जानता था। उसकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी थीं और वो लड़ने में भी अच्छा लगता था। क्या वो मिलिट्री से हो सकता है? दादाजी, प्लेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस बार मैंने बहुत मदद की। मुझे नहीं पता कि मिलिट्री मुझे कोई इनाम देगी या नहीं। कम से कम उन्हें मुझे वॉरियर कैसल गुड सिटीजन मेडल तो देना चाहिए। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अब भी तुम मुस्कुरा सकते हो। मुझे पता था कि तुम प्लेन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वांग जू से कहो कि मैं तुरंत डोंगशान मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करूंगा। तुम लैंड करने की तैयारी कर सकते हो। तुम्हें एक और बात बतानी है। प्लेन में एक प्रेग्नेंट औरत है। अगर हो सके तो उसका ख्याल रखना, वो भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्रेग्नेंट औरत नहीं है। एक प्रेग्नेंट औरत है। मैंने पहले ही बच्चे को बाहर निकालने में उसकी मदद की है। बस इतना ही। प्लेन से उतरने के बाद बात करते हैं। मुझे इस प्लेन में आराम महसूस नहीं हो रहा है, पवन पटेल ने कहा और फोन रख दिया। गंगा कटिहार को उसे कई बार दूध पिलाने दिया। बेटे, अगर तुम्हारा सच में भाटिया परिवार से रिश्ता है तो पुण्य भूमि में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम भविष्य में मेरा ख्याल रखना, गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्यूटी, डोंगशान मिलिट्री बेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बेस पर लैंड करने की तैयारी करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लैंड करते समय ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर रणवीर पटेल दाइविस्ट बू एयर के सामने चले गए और दोनों बातें करने लगे। छोटे यूवी, तुम्हारा गुरु कौन है? दाइविस्ट बू एयर ने मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर, मुझे देखकर हर कोई ये सवाल पूछना पसंद करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये स्किल्स ट्रेनिंग से हासिल की हैं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दाइविस्ट बू एयर के पास खड़े बच्चे की कलाई पर रख दिया। मैं तुम पर यकीन क्यों नहीं करूंगा? इस दुनिया में बहुत सी अजीब चीजें हैं। अगर लिटिल यूवी ने कहा कि तुम एक एक्सपर्ट के पुनर्जन्म हो, तो मैं भी तुम पर यकीन करूंगा। दाइविस्ट बू एयर की बातों से रणवीर पटेल हैरान रह गए। फिर वो हंसे। ये कहावत काफी सच थी। इस दाइविस्ट बू एयर ने इसे यूं ही कहा और सच में सही भी कहा। लिटिल यूवी, क्या तुम्हारे पास मेरे शिष्य के साथ पेश आने का कोई तरीका है? क्या आप जानते हैं कि आपके शिष्य को कौन सी बीमारी है? रणवीर पटेल ने दाऊवादी बू एयर के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों हुन? लिटिल यूवी को इंडियन मेडिसिन फैमिली से होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं तो लिटिल यूवी को मुझ पर यकीन करना चाहिए, है ना? दाइविस्ट बू एयर ने मुस्कुराते हुए कहा। 7 साल पहले मैं माउंट शू की एक गुफा में पुण्य भूमि से मिला था। वो मेरे साथ होने के लिए किस्मत में लिखा था और उसका शरीर बहुत अच्छा था। मेरा इरादा उसे अपना शिष्य बनाना था। हालांकि 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा गायब थी। पुरानी किताबें पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उसके जैसा बच्चा बहुत परफेक्ट था और स्वर्ग ने उसकी आत्मा का एक हिस्सा ले लिया। पिछले 7 सालों से मैं उसे पूरे पुण्य भूमि में ले गया। ईस्ट सी के सोर्स पर मैं एक बदमाश कल्टीवेटर से मिला जिसने लिटिल यून के लिए एक नकली सोल बनाई थी। लिटिल यून अब ऐसा ही हो सकता है, कुछ जान के साथ। दाइविस्ट बू एयर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक एक्सपर्ट।
ईस्ट सी के सोर्स पर जिस बदमाश कल्टीवेटर से तुम मिले थे वो एक एक्सपर्ट था। अगर मैं ये नकली सोल टेक्निक बना भी लूं तो भी मैं उस एक्सपर्ट से बेहतर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लिटिल यून पूरी तरह ठीक हो जाए तो ये नकली सोल काफी नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे यूवी, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? दाओइस्ट बुएर ने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे जो चीजें चाहिए वो मिलना मुश्किल है। जब हम प्लेन से उतरेंगे तो मैं तुम्हें वो चीजें दे दूंगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। अगर तुम वो सब ढूंढ लोगे तो बाकी का मैं ध्यान रखूंगा। मैं सबसे पहले लिटिल यून की तरफ से लिटिल यूवी को धन्यवाद दूंगा। हमारे जाने से पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी। उसमें कहा गया था कि किस्मत और बदकिस्मती एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मुझे लिटिल यूवी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर लिटिल यूवी के पास समय होगा तो मैं लिटिल यूवी को माउंट शू के आसपास घुमा सकता हूं, दाओइस्ट बुएर ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले, मैं इस बार ऐसा नहीं कर सकता। मुझे राजधानी में कुछ काम निपटाने हैं। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं सीनियर से ढूंढने के लिए शू माउंटेन जाने का समय निकालूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस बार कौन सा सीनियर राजधानी जा रहा है। दाओइस्ट बुएर ने हंसते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस कुछ पुराने दोस्तों से मिलने राजधानी जा रहा हूं। हम थोड़ी देर में डोंगशान बेस पर उतरेंगे। चलो साथ में राजधानी चलते हैं। प्लेन लैंड करने वाला है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, प्लीज चिंता मत करो। कैबिन में फिर से वांग जू की आवाज आई। रणवीर पटेल ने गहरी सांस ली। वो आखिरकार प्लेन से उतर गया। अब वो इस टूटी फूटी चीज पर नहीं बैठ सकता था। प्लेन से उतरने से पहले रणवीर पटेल ने देखा कि बेस एयरपोर्ट लोगों से भरा हुआ था। अलग अलग हथियारों के साथ सैनिकों की लगभग एक बटालियन प्लेन की तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अभी भी परेशान था। सुंदर कैप्टन, आप पहले प्लेन से उतरें, नीचे सैनिकों को खाली करने के लिए कहें। प्लेन में बैठे लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बंदूक वाले लोगों से उन्हें डरने ना दें, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी जू, प्लेन में कुछ नहीं है ना, हमारे स्नाइपर्स पहले से ही पोजीशन में है। एक बूढ़े आदमी ने वांग जू को पहचान लिया। वांग दाजुन का नाम आर्मी में बहुत मशहूर था। उस समय जब लोग टूटी फूटी गोंग आवाज में वांग दाजुन के बारे में बात करते थे तो सब हंसते थे। किसने सोचा था कि ऐसे बकवास जीन्स के साथ उसकी इतनी सुंदर पोती हो सकती है। क्या वे सभी हाईजैकर मारे गए? बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा। लगता है बूढ़े चीफ सही थे, प्लेन में एक्सपर्ट थे। फिर बूढ़े आदमी ने प्लेन के आसपास के सैनिकों को बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। प्लेन में सवार लोग धीरे धीरे प्लेन से बाहर निकल गए। जिंदगी और मौत का सफर कुछ समय के लिए खत्म हो गया था। छोटे भाई, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम्हें राजधानी में कोई परेशानी हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बस पूछ लेना। मैं ओल्ड झाओ अभी भी 3 या 500 मिलियन निकाल सकता हूं। आज के मामले के लिए धन्यवाद। राजधानी में बिंगांग टेक्नोलॉजी के बॉस झाओ बिंगांग प्लेन के स्थिर होने पर सबसे पहले रणवीर पटेल के पास गए। अगर ऐसे जवान आदमी के साथ उनके अच्छे रिश्ते होते तो उन्हें कुछ नहीं खोना पड़ता। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए बिजनेस कार्ड ले लिया। बीजिंग की स्ट्रिप पर और दोस्त बनाना एक अच्छा आइडिया था। फिर बाकी लोग झाओ बिंगांग की तरह थे। एक एक करके उन्होंने अपने बिजनेस कार्ड दिए और शुक्रिया अदा किया। बेशक दाओइस्ट बुएर को भी बिजनेस कार्ड का ढेर मिला, हालांकि उसने सभी बिजनेस कार्ड गायब करने के लिए कोई अनजान तरीका इस्तेमाल किया। लिटिल यूवी, तुम मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो, चलो नीचे चलते हैं। दाओइस्ट बुएर हंसा। सीनियर, प्लीज आगे बढ़िए, मैं सिस्टर जू को नीचे ले जाऊंगा। उसे अभी जैसी हालत में नहीं ले जाया जा सकता। हम बाद में फिर मिलेंगे। रणवीर पटेल मुस्कुराया और जू डुओ के पास गया, जो सबसे आगे की लाइन में थी। हु महिमा शर्मा गई और लड़के को गोद में लिए रणवीर पटेल को देखा। रणवीर पटेल, मेरी कजिन के लिए हिलना डुलना मुश्किल है, प्लीज उसे नीचे ले जाने में मदद करें। रणवीर पटेल मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने दोनों बच्चों के चेहरे और 5 आशीर्वाद देखे। आज की मुसीबत के बाद उनका भविष्य आसान होगा। दोनों बच्चों को अच्छे से ले जाना। अगर तुम उन्हें नहीं ले जा सकते तो मेरे ऊपर आने का इंतजार करना, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जू डुओ को उठाया और प्लेन से नीचे उतर गया। डुओ, तुम ठीक हो? तुम कौन हो? डुओ को जाने दो। एक आम दिखने वाला और मजबूत शरीर वाला आदमी रणवीर पटेल के सामने आया और जोर से बोला। रणवीर पटेल साफ महसूस कर सकते थे कि ये आदमी कोई बीच का अमर स्वर्ग एक्सपर्ट है, लेकिन रणवीर पटेल के सामने इस तरह की ताकत बहुत कम थी। लेकिन रणवीर पटेल ने भी अंदाजा लगा लिया कि यह आदमी कौन है। चूंकि वो अपनी पत्नी को ले जा रहा था, इसलिए वो उस पर चिल्लाया होगा। जाओ, एक स्ट्रेचर ढूंढो। सिस्टर जू ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसका शरीर थोड़ा कमजोर है। अगर तुम नहीं चाहते कि उसे कोई दिक्कत हो तो जल्दी से एक स्ट्रेचर और रजाई ढूंढो। अगर तुम्हें अपनी पत्नी अभी चाहिए तो तुम उसे ले सकते हो।
रणवीर पटेल ने जू डुओ को जुआन रूपी तेंगफई को सौंप दिया। छोटे भाई, मुझे माफ करना, मैं पहले एक स्ट्रेचर ढूंढ कर आता हूं, प्लीज उसे थोड़ी देर पकड़ो। फिर जुआन रूपी तेंगफई बेस की तरफ उड़ते हुए भागा। अरे, डुओ ने जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, मैंने बच्चे को क्यों नहीं देखा? जुआन रूपी तेंगफई भागते हुए मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन जुआन रूपी तेंगफई बहुत काबिल था। करीब 3 मिनट में उसे पहियों वाला एक मेडिकल बेड मिल गया, जिसके पीछे 3 घबराए हुए डॉक्टर थे। रणवीर पटेल ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम किस बात से घबरा रहे हो? अगर अमर लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कितने लोग आते हो। नहीं, अमर लोग नहीं, बल्कि निकाले गए अमर लोग। अरे, ध्यान से सुनो, सिस्टर जू को वो वेस्टर्न दवाइयां मत देना, मैं तुम्हें बाद में प्रिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। जाओ और कुछ इंडियन दवा ले आओ, इस तरह सिस्टर जू जल्दी ठीक हो जाएगी। रणवीर पटेल ने तीनों डॉक्टरों से कहा, अगर तुम अपने बच्चों को देखना चाहते हो तो खुद प्लेन में चढ़ जाओ, तुम्हारी पत्नी का छोटा कजिन उनका ध्यान रख रहा है। हा। फिर रणवीर पटेल बेस के पास बने एक टेम्पररी एग्जिट की ओर चला गया। जुआन रूपी तेंगफई ने अपनी पत्नी को देखा और प्लेन को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाना चाहिए या नहीं। तेंगफई, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और बच्चों को नीचे ले जाओ, डॉक्टर जू यहां है, मेरी चिंता मत करो। जू डुओ ने मुस्कुराते हुए अपने बेवकूफ पति को देखा। जुआन रूपी तेंगफई प्लेन की तरफ भागा। तुम यहां क्यों हो? रणवीर पटेल कहां है? हु मेयर ने कदमों की आहट सुनी और सोचा कि ये रणवीर पटेल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये उसका कजिन इन लॉ होगा। अफसोस, वो रणवीर पटेल के करीब जाना चाहती थी। अचानक ये उसका कजिन इन लॉ था। बच्चे कहाँ हैं, लड़के और लड़कियां? जुआन रूपी तेंगफई ने उत्साहित होकर पूछा। खुद ही देख लो। फिर हु मेयर ने दोनों बच्चों को जुआन रूपी तेंगफई को दे दिया। जुआन रूपी तेंगफई ने दोनों बच्चों को ऐसे ध्यान से लिया जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। हु मेयर हंसी नहीं रोक पाई। इनमें से कौन सा मेरा बच्चा है? जुआन रूपी तेंगफई ने धीमी आवाज में पूछा। कमीने, दोनों, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी किस चीज से प्रेग्नेंट है। तुम पति कैसे हो सकते हो? मुझे सच में शक है, मेरी कजिन अंधी होगी। वो तुम जैसे बड़े कमीने से कैसे प्यार कर सकती है? हु मेयर ने गुस्से में कहा। कुछ दिन पहले मेरा चेकअप हुआ था, उन्होंने कहा था कि बच्चा थोड़ा बड़ा है, ये एक ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जुड़वा है। जुआन रूपी तेंगफई ने थोड़ी नाराजगी से कहा। उसने हु मेयर को प्लेन से उतरते देखा और ध्यान से एक एक कदम नीचे उतरा। 2? मुमकिन नहीं, हमने चेकअप के दौरान इसे बहुत साफ देखा था, ये एक बच्चा है। डॉक्टर जू ने हैरानी से कहा जब उन्होंने जुआन रूपी तेंगफई को 2 बच्चों को ले जाते हुए देखा। बूढ़ी जीनत, इसकी चिंता मत करो, चलो पहले लाउंज में चलते हैं। डुओ को जन्म देने वाला डॉक्टर कहाँ गया? चलो उससे पूछते हैं, उसे पता होगा कि क्या हो रहा है। इस बार जुआन रूपी तेंगफई का फैसला काफी भरोसेमंद था। वे लाउंज की ओर चले पड़े। लिटिल यूवी, क्या तुम गोयल परिवार के पास जा रहे हो? गोयल परिवार में उस बूढ़े आदमी से निपटना आसान नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डाविस बुअर हंसा। वो आदमी बहुत प्रोटेक्टिव है। इस बार जब तुम गोयल परिवार के पास जाओगे तो तुम्हें एक मुश्किल लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हा, हे, मैं तैयार हूं, जो नहीं मानेगा उसे पीटूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। डाउआदी बुएर ने अपने सामने खड़े युवक को देखा। प्लेन में उसकी मेडिकल स्किल्स ने उसे पहले ही चौंका दिया था। उसने शेखी बघारने की हिम्मत की कि वो 14 अमर स्वर्ग मास्टर से लड़ सकता है, इसलिए वो पक्का कमजोर नहीं था। लेकिन गोयल परिवार का हजारों साल का इतिहास ऐसा नहीं था जिससे इससे हिलाया जा सके। लेकिन डाउआदी बुएर को लग रहा था कि वो इस युवक को मना नहीं पाएगा। इस युवक ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। छोटे युवी, गोयल परिवार का सफर मुश्किलों से भरा है। अगर तुम सच में इसे हल नहीं कर सकते तो खुद पर जोर मत डालो। अगर गोयल परिवार तुम्हें मारना चाहता है तो शू माउंटेन पर आओ और मुझे ढूंढो। जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं होता, गोयल परिवार इस बूढ़े आदमी को कुछ इज्जत देगा। डाओइस्ट बुएर ने धीरे से कहा। पहले से धन्यवाद सीनियर, इन चीजों को इकट्ठा करने का कोई तरीका ढूंढो। जब तक सब कुछ पूरा हो जाए, जेमिनी यादव का मामला मुझ पर छोड़ दो। रणवीर पटेल ने डाओइस्ट बुएर को सफेद कागज का एक टुकड़ा दिया। वो अजीब चीजों से भरा था। हालांकि जब डाओइस्ट बुएर ने उसे पढ़ा तो रणवीर पटेल के बारे में उसकी सोच और भी बढ़ गई। रणवीर पटेल जो चीजें चाहता था वे असल में वैसी ही थीं जैसी उसने पुरानी किताबों में देखी थीं। इससे उसे जेमिनी यादव को ठीक करने का और भी भरोसा हो गया। बैड गाय, तुम ठीक हो? रणवीर पटेल ने अपना फोन ऑन किया और देखा कि निशा के 10 से ज्यादा मिस्ड कॉल थे। उसने सिर हिलाया और वापस कॉल किया। निशा ने घबरा कर कहा, मैं ठीक हूँ, मैं अभी तक राजधानी नहीं पहुंचा हूँ, मैं शायद कल सुबह पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
जिस प्लेन में आप थे उसे हाईजैक कर लिया गया था, ये सॉल्व हो गया है ना? निशा ने पूछना जारी रखा। हाँ, प्लेन में तुम्हारा आदमी है, चाहे कोई भी हो, उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, रणवीर पटेल ने मजाक में कहा। इसे नीचे रखो, ये सॉल्व हो गया है। गोयल परिवार का मामला सॉल्व होने के बाद मैं तुमसे फिर कांटेक्ट करूंगा। दादाजी डाउटियन यहाँ है, वो शायद मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये कहकर रणवीर पटेल ने फोन रख दिया और खड़े हो गए जब उन्होंने गंगा कटिहार को आते देखा। बेटे, जब तुम आसपास होते हो तो हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो? गंगा कटिहार साफ तौर पर अच्छे मूड में थी और मुस्कुराते हुए बोली। बूढ़े आदमी, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। क्या उस खूबसूरत कैप्टन ने आपको ये साफ नहीं बताया? अगर मैं नहीं होता तो मुझे डर है कि प्लेन की प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती। क्या आप मुझे एक अच्छे नागरिक का मेडल देंगे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बट मैंने याओ से सुना कि तुम भी प्लेन में थे। मुझे पता था कि प्लेन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। चलो, भाटिया परिवार के यंग मास्टर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। जो भी पूछना हो बस उनसे पूछ लेना। ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है, गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। भाटिया परिवार इंपीरियल कैपिटल के 3 बड़े परिवारों में से एक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेन में मेरे पेट में जो बच्चा होगा वो यंग मास्टर ज्वान रू पीस की बेटी होगी। हाँ, लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। रणधीर पटेल हंसे और गंगा कटिहार से बाहर निकल गए। छोटे भाई, अभी आपको बुरा लगने के लिए मुझे माफ कर देना। ज्वानरू पी टेंगफेई ने दोनों बच्चों को जू डो के दोनों तरफ खड़ा किया और जल्दी से रणवीर पटेल का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। तभी उसने गंगा कटिहार और रणवीर पटेल को आते देखा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक डॉक्टर का दिल पराई औरत जैसा होता है। इसके अलावा सिस्टर जू मेरे लिए वॉरियर कैसल आई थी, सिनक्लेयर्स। मुझे सिनक्लेयर्स को प्लेन में हुए एक्सीडेंट की कुछ इनडायरेक्ट जिम्मेदारी लेनी होगी। हा, छोटे भाई, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हा, ज्वानरू पी तेंगफेई हंसा। उसने अभी अभी गंगा कटिहार से थोड़ी देर बात की थी, इसलिए वो जानता था कि गंगा कटिहार और रणवीर पटेल एक दूसरे को जानते हैं। उसे यकीन नहीं था कि गंगा कटिहार रणवीर पटेल के बारे में भाटिया परिवार को नहीं बताएगी। अचानक रणवीर पटेल का उस पर मेहरबानी करने का कोई इरादा नहीं था, जिससे ज्वानरू पी को रणवीर पटेल पर अच्छा इंप्रेशन पड़ा। सिस्टर जू की बॉडी अच्छी है, मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है। जब हम कैपिटल लौटेंगे तो आप उन्हें इस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ हर्ब्स दे सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि सिस्टर जू की बॉडी 7 या 8 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगी, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो वो जू डो को ठीक होने के लिए कुछ पिल्स देना चाहता था, फिर उसने सोचा, मैंने तुम्हारे भाटिया परिवार को बचा लिया। अगर तुम मुझसे मेहरबानी नहीं करती तो मैं तुम्हें फ्री में चीजें क्यों दूं? मैं पैसे गंवाना नहीं चाहता। रणवीर पटेल यहाँ से ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर दूर वॉरियर कैसल के मालिक हैं। क्या आप उनके कजिन को जानते हैं? हु में एयर शर्मा कर रणवीर पटेल के पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा। ज्वानरू पी तेंगफेई भी अपने छोटे कजिन की सोच समझ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हु मेयर, जो राजधानी में इतने सारे टैलेंटेड नौजवानों का दिल जीतने में नाकाम रही थी, वॉरियर कैसल के एक लड़के के पीछे जाएंगी। अगर आरोग्यवन स्ट्रीट में सिनक्लेयर्स का मालिक रणवीर पटेल है तो मैं मालिक होऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हु मेयर के बारे में उनका अच्छा इंप्रेशन था। असल में रणवीर पटेल को सभी खूबसूरत महिलाओं के बारे में अच्छा इंप्रेशन था। तो वॉरियर कैसल के ऑक्शन हाउस में स्नो मसल एलिक्सिर सिनक्लेयर्स ने दिया था, है ना? हु मेयर ने धीरे से कहा। औरतों का ग्रुप बहुत छोटा था। हालांकि वॉरियर कैसल के ऑक्शन हाउस ने स्नो मसल एलिक्सिर सिर्फ 2 बार ऑक्शन किया था, लेकिन पुण्य भूमि के पहले दर्जे के शहरों की अमीर और अमीर औरतों को स्नो मसल एलिक्सिर के होने के बारे में पहले से पता था। ये बस एक छोटा सा खिलौना है। जब हम राजधानी पहुंचेंगे, अगर सिस्टर हु चाहें तो मैं आपके लिए एक बना सकता हूँ। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं दादाजी कटिहार से राजधानी ले जाने के लिए कार का इंतजाम करने को कहूंगा। अब मेरी प्लेन लेने की हिम्मत नहीं है। रणवीर पटेल जानता था कि डोनशान बेस राजधानी से 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। कार के बिना वो अपनी तलवार पर उड़कर लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। वो बस अपनी ताकत वापस पाने के लिए राजधानी में एक रात आराम करना चाहता था। अब वो प्लेन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बुरे भाई, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरा परिवार आपको लेने के लिए बाद में एक कार भेजेगा। हम आज दोपहर राजधानी वापस जा रहे हैं, आप कार में क्यों नहीं घुस जाते? ज्वानरू पी तेंगफेई ने मुस्कुराते हुए कहा।
कोई हैरानी नहीं कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भाटिया परिवार के यंग मास्टर हैं या यंग मिस्ट्रेस, क्योंकि वो स्नो मसल एलिक्सिर को रिफाइन कर सकता है। इसलिए रणवीर पटेल को किसी छिपे हुए पंथ का शिष्य होना चाहिए। उसे भाटिया परिवार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर भाई तेंगफेई और सिस्टर जू भी आज वापस चले जाएं, तो मैं आपका न्योता आदर से स्वीकार करूंगा। हु मे एर ने जोर से अच्छा कहा और चेहरा लाल करके भाग गईं। करीब 10 मिनट में भाटिया परिवार के काफिले ने रणवीर पटेल को दिखा दिया कि राजधानी में नंबर 1 परिवार कौन है। निचोड़ कैसे निचोड़ा जा सकता है। जूडुओ को एक बड़ी रोल्स रॉयस में बिठाया गया। 2 रोल्स रॉयस फैंटम ने जूडुओ की कार को घेर लिया। रणवीर पटेल और हु मेई एर आगे वाली कार में बैठे और डोंगशान मिलिट्री एडवाइजर बेस से तेजी से निकल गए। लेकिन जैसे ही गंगा कटिहार ने रणवीर पटेल को फैंटम में बैठे देखा, वो आखिरकार हंस पड़े। अच्छा लड़का, रणवीर पटेल को अब सच में उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रणवीर पटेल, इस समय आप राजधानी में क्या कर रहे हैं? क्या आप राजधानी में कोई क्लिनिक खोलने जा रहे हैं? हु मे एर ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्लिनिक खुलने में कुछ दिन लगेंगे, मुझे कुछ पर्सनल काम निपटाने हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक छोटी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया हो और माफी मांगने और अपने होने वाले ससुर से मिलने इंपीरियल कैपिटल आया हो? हु मे एर ने आंखें फाड़कर कहा, तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो, ऐसा होने की उम्मीद कम है। अहम, आपने सही अंदाजा लगाया। मैंने एक लड़की को प्रेग्नेंट तो कर दिया, लेकिन मैं अपने होने वाले ससुर से मिलने नहीं आया, मैं अपनी बहू की सगाई करवाने आया था। जरूर सब कुछ हो जाने के बाद मैं अपने होने वाले ससुर से मिलने जा सकता हूं। क्या आपकी बहू है? वो किस परिवार से है? आपकी उम्र क्या है? आपकी बहू कैसे हो सकती है? हु मे एर बस बकवास कर रही थी। अचानक वो सही थी। मेरी बहू के परिवार की चिंता मत करो, मैं अपनी बहू की सगाई तोड़ने में मदद करने के लिए गोयल परिवार के पास जा रहा हूं। मुझे गोयल परिवार के बारे में बताओ। तुमने क्या कहा? तुम एक ऐसी औरत के साथ सोए जिसका गोयल परिवार से कोई रिश्ता है? तुम खत्म हो गए। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो पहाड़ों पर जाकर अकेले रहना। नहीं, पहाड़ों पर जाना भी बेकार है, गोयल परिवार तुम्हें ढूंढ लेगा। किसी दूसरे आइलैंड पर चली जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। तुम गोयल परिवार के किस सदस्य की पत्नी के साथ सोए? मैं सच में नहीं बता सकती। नहीं, तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने पहले ही ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो दुनिया हिला देंगे। हु मे एर ने गुस्से से लाल होकर कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो। मुझे सच में नहीं लगता कि गोयल परिवार मेरा कुछ कर सकता है। मेरी पत्नी की सिर्फ सगाई हुई है, उसकी उससे असल में शादी नहीं हुई है। अगर उसकी उससे शादी भी हो जाती तो भी जिस औरत को मैं पसंद करता हूं वो पहले ही धोखा खा चुकी है। उस गोयल परिवार के चेले का नाम गू ली लगता है। क्या तुम उसे जानते हो? गू ली, अगर तुम इस बार सगाई कैंसिल करने के लिए राजी नहीं हुए तो मैं सच में उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अंकल युन, आपकी कार में क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? रणवीर पटेल और हु मे एर के ड्राइवर अंकल युन ने गू ली का नाम सुना। स्टीयरिंग व्हील पर उनके हाथ कांपने लगे। अगर इस बिगड़े बच्चे की बात सच थी तो राजधानी में कुछ बड़ा होने वाला था। खांसी, कुछ नहीं, मेरा ध्यान बस भटक गया था, अंकल युन ने वॉकी टॉकी में फुसफुसाया। ज़्वान रूपी तेंगफई चौंक गए। अगर उनके आने के बाद कुछ हुआ तो ये सच में एक मजाक होगा। 4 घंटे बाद कार युनहुआ विला पर रुकी। जो लोग इस जगह को जानते थे उन्होंने इसे दूसरा नाम दिया, ज़्वानिंद्रा शहर। बेशक रणवीर पटेल 4 घंटे के सफर में खाली नहीं बैठे। उन्होंने 2 स्नो मसल पिल्स दी और हु मे एर ने उन्हें गोयल परिवार के बारे में सब कुछ बताया जो वो जानती थी। रणवीर पटेल ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो उनसे कुछ साल बड़ी थी। वो सच में कमाल की थी। हालांकि एक बात जो हु मे एर ने रणवीर पटेल को नहीं बताई, उन्हें राजधानी की राक्षसी यूं ही नहीं कहा जाता था। हम आखिरकार घर पहुंच गए। हु मे एर ने अपना शरीर फैलाया। रास्ते में उसने रणवीर पटेल के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके हाथ में मौजूद 2 गोलियां थीं। इंपीरियल कैपिटल के ब्लैक मार्केट में स्नो मसल पिल की कीमत अभी भी 20 मिलियन प्रति गोली हो गई थी। अब जब उसके पास उनमें से 2 थीं तो हु मे एर जब भी उनके बारे में सोचती तो मुस्कुराती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये स्नो मसल पिल्स रिफाइनिंग पिल्स के बचे हुए टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थी। बुरे भाई, अंदर आकर बैठ जाओ। महिमा, थोड़ी देर के लिए बैड ब्रो के साथ चलो। जब खाने का समय होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम बैड ब्रो को घुमाने ले जा सकते हो। मुझे पहले डुओ के साथ तुम्हारे अंकल से मिलने जाना है, ज़्वान रूपी तेंगफई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाटिया परिवार के पास आने के बाद रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, कितनी अच्छी जगह है।
युनहुआ विला हजारों सालों से इंपीरियल कैपिटल में पहले से मौजूद था। शुरुआत में एक मशहूर पुराना शहर होने के नाते लोगों का इसमें रहना नामुमकिन था, लेकिन उस समय भाटिया परिवार के पूर्वज और युनहुआ विला के आखिरी मालिक ने शर्त लगाई और विला जीत लिया। हजारों सालों के रेनोवेशन और बदलाव के बाद ये आज जैसा है वैसा बन गया। बाहर से इसकी सादगी नहीं गई, लेकिन अंदर से इसमें कई मॉडर्न चीजें थीं। ये जगह बुरी नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें घुमाती हूं। हमारा हू परिवार एक बाहरी परिवार माना जाता है। युनहुआ विला में हमारा सिर्फ एक छोटा सा आंगन है। मैं ही यहां रहती हूं। हू मेई एर ने मुस्कुराते हुए कहा। धत तेरे बच्चे, तुमने और सिस्टर डुओ ने हमें डरा दिया। हम कैसे हाईजैक हो गए? मैंने अभी ब्रदर टेंगफई को देखा। तुम लोग ठीक हो? जैसे ही रणवीर पटेल और हू मेई एर बातें कर रहे थे, एक सुंदर लड़की उनकी तरफ आई। कोई हैरानी नहीं कि जब तुम वापस आई तो तुमने मुझे नहीं ढूंढा। पता चला कि तुम एक अमीर आदमी के साथ मिल गई हो। लड़की ने बिना सोचे समझे कहा। कुमारन तुम क्या कह रहे हो? उसका नाम रणवीर पटेल है। वो तुम्हारे भाटिया परिवार का वीआईपी है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो भाई टेंगफई तुम्हारा जरूर ध्यान रखेंगे। हू मेई एर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सामने जो छोटी लड़की थी वो ज़्वान रूपी टेंगफई की कजिन थी। क्योंकि वो हू मेई एर की उम्र की थी और वो दोनों एक दूसरे के बगल में रहते थे, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। मुझे नहीं लगता कि भाई टेंगफई मुझे एक बदबूदार आदमी के लिए दोषी मानेंगे। रानमदीप भाटिया कुमारन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिस्टर मेयर, मुझे बताओ कि प्लेन में क्या हुआ था? ये बहुत रोमांचक रहा होगा ना? ये सच में बहुत रोमांचक था। अब भी जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो मुझे डर लगता है। तुम लगभग मुझसे और मेरे कजिन से दोबारा नहीं मिल पाती। बाय द वे, लड़की इधर आओ। मुझे याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी ठुड्डी पर एक निशान था। आओ, बहन उसे हटाने में मदद करेगी। सिस्टर मेयर, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या तुमने सच में वो मान लिया जो वॉरियर कैसल में उन गॉसिप करने वाली औरतों ने कहा था? ये नामुमकिन है। सिस्टर प्रकृति ने मुझे उन लोगों की लिस्ट दी थी जिन्होंने परसों स्नो मसल एलिक्सिर खरीदा था। वो लोग तुम्हें एलिक्सिर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। क्या तुम फिर से मजाक कर रही हो? रणदीप भाटिया कुमारन ने धीरे से कहा। जब आप इसे ट्राई करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। ये कहकर हू मेयर ने एक जेड बॉक्स निकाला और उसमें से एक एलिक्सिर निकाला। राजधानी में महिलाओं के सर्कल के अनुसार उसने अपने नाखूनों से धीरे से थोड़ा पाउडर खोरचकर रणदीप भाटिया कुमारन की ठुड्डी पर लगा दिया। असल में हू मेयर एलिक्सिर के असर को लेकर थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रणवीर पटेल ने जो एलिक्सिर उसे दिया था वो असली है या नहीं। खांसी, इसका असर अच्छा नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि उसकी ठुड्डी का निशान गायब हो जाए तो स्नो मसल एलिक्सिर का आधा इस्तेमाल करो। फिर जाओ थोड़ा झरने का पानी ले आओ और उसे बचा हुआ आधा पिला दो। निशान शायद कल सुबह गायब हो जाएगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये जवानी बनाए रखने वाली गोली होती तो थोड़ा पाउडर खुरचकर निकालना ठीक रहता। हालांकि स्नो मसल एलिक्सिर इतना असरदार नहीं होता। हू मेयर ने धीरे से अपने होंठ काटे। उसके पास सिर्फ 2 गोलियां थीं, उनमें से एक को छोड़ना उसे थोड़ा परेशान कर रहा था। रणदीप भाटिया कुमारन ने भी ये देखा, लेकिन कौन सी लड़की सुंदर नहीं बनना चाहती? वो अपने निशान को हटाने के लिए एक गोली चाहती थी। बहन मेयर, मैं आपसे विनती करता हूं, बस मुझे एक इस्तेमाल करने दो। आपके पास अभी भी एक और है। रणदीप भाटिया कुमारन ने धीरे से कहा। मैं आपको वो लाल फरारी दूंगा जो मैंने अभी खरीदी है। जल्दी करो और मेरी मदद करो। हू मेयर ने रणवीर पटेल की तरफ देखा। रणवीर पटेल का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे ये उसका कोई काम नहीं है। हू मेयर खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। हालांकि रणदीप भाटिया कुमारन के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हुए मैं उसे एक इस्तेमाल करने दूंगी। लगभग 5 या 6 मिनट के बाद रणदीप भाटिया कुमारन का निशान सच में हल्का होने लगा। हू मेयर ने उत्साह से रणवीर पटेल का हाथ खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये तो बस एक स्नो मसल एलिक्सिर है। अगर मैं तुम्हें जवानी बनाए रखने वाली गोली दूं तो क्या तुम खुद को मुझे दे दोगे? रणवीर पटेल ने मजाक में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे किसी यूथ रिटेनिंग पिल की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो रात में आकर मुझसे मिल लेना। सच कहूं तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। हू मेयर ने थोड़ा लाल चेहरा बनाकर कहा, जिससे पवन पटेल की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। खुली? वो मार्शल सिटी की लड़कियों से भी ज्यादा खुली थी। वो पीहू और दूसरों को इस जगह नहीं आने दे सकता था, वरना वे भटक जाती। देखना बंद करो, वो निशान कल सुबह ही पूरी तरह से गायब होगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और रणदीप भाटिया कुमारन की तरफ देखा, जो एक छोटा शीशा पकड़े उसे देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता कि ये कल ही गायब हो जाएगा? रणदीप भाटिया कुमारन ने आईने में देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। वो आज बहुत खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर मेयर सच में स्नो मसल एलिक्सिर लाकर उसे देंगी। खुद को उसे दे दो, ये अच्छा है। हैंडसम, तुम देखो, मैं सिस्टर मेयर से ज्यादा बुरी नहीं दिखती। मैं भी खुद को तुम्हें दे दूंगी। क्या तुम मुझे 2 स्नो मसल एलिक्सिर दे सकते हो? रणदीप भाटिया कुमारन ने गंभीर चेहरे से कहा।
अहम, तुम्हारी राजधानी सच में खुली है। हम वॉरियर कैसल में ऐसे नहीं खेलते। रणवीर पटेल ने अपने सामने छोटी लड़की को देखा। वो सच में बहुत अच्छी दिख रही थी। हालांकि उसकी तुलना यामिनी से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो निश्चित रूप से नील और लिटिल ई के बराबर थी। हालांकि रणवीर पटेल इस तरह की पहल को स्वीकार नहीं कर सका। भाई डोथियन, बहुत समय हो गया मिलते हुए, कैसे हो? ज्वैन इंद्रा शहर की सबसे ऊंची अटारी में भाटिया परिवार के मुखिया ज्वैन रूपी श्योंगफैंग ने गंगा कटिहार को फोन किया जब ज्वैन रूपी तेंगफे ने उन्हें आज जो हुआ उसके बारे में बताया। भाई श्योंगफैंग, क्या बात है? मेरे साथ इतने अच्छे से पेश मत आओ, गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि रणवीर पटेल भाटिया परिवार के पीछे पीछे भाटिया परिवार के पास आ गया था। ये बूढ़ा लोमड़ी हमेशा सब कुछ अच्छे से प्लान करता था। हाँ, भाई डोथियन, आप अभी भी वैसे ही हैं। फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। रणवीर पटेल, मुझे इस आदमी के बारे में और बताओ, ज्वैन रूपी श्योंगफैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई श्योंगफैंग, मुझे लगता है कि रणवीर पटेल के बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्या आपको अब भी मेरी जरूरत है? गंगा कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। पटेल सियानवैन के पोते, भूपेंद्र पटेल के बेटे, वॉरियर कैसल के 4 बुराइयों, 5 दुशों और हाल ही में एक नया पन्ना पलटकर एक मेडिकल सेंटर खोला है। भाई श्योंगफैंग, आप और क्या जानना चाहते हैं? ज्वैन रूपी श्योंगफैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई डोथियन, ये बोरिंग है, मुझे कुछ काम की बात बताओ। जब कुछ दिनों में मिलिट्री रीजन की मीटिंग होगी तो तुम मेरे घर आ सकते हो। मेरे पास अभी भी कुछ 100 साल पुरानी वाइन है। हालांकि ये उस वाइन की जितनी अच्छी नहीं है जिसे तुमने कुछ दिन पहले किसी से लाने को कहा था, लेकिन ये निश्चित रूप से उस वाइन से बेहतर है जो तुम आमतौर पर पीते हो। हाँ, सच कहूँ भाई, मैं इस आदमी के बाद सफाई करता था। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ, मेरे पोते और उसके भाई को भी नहीं पता। कई तरह की अफवाहें हैं, लेकिन एक बात ज्यादा भरोसेमंद है। बहुत मुमकिन है कि हाल के सालों में उसे किसी छिपे हुए पंथ ने अपना शिष्य बना लिया हो, वरना उसका इतना बदलना नामुमकिन है। गंगा कटिहार ने धीरे से कहा। अगर तुम अब भी वो वाइन पीना चाहते हो जो मैंने तुम्हें उस दिन दी थी, तो बेहतर होगा कि तुम रणवीर पटेल की चापलूसी करो। उसने मुझे वाइन दी थी। हाँ, उसके बाद गंगा कटिहार ने फोन रख दिया। छिपे हुए संप्रदाय, दिलचस्प। कोई हैरानी नहीं कि टेंगफे ने कहा कि उसे कुछ घमंड है। हाँ, चलो उससे मिलते हैं। मैंने बहुत समय से ऐसा दिलचस्प आदमी नहीं देखा। फिर भाटिया परिवार के मुखिया ज्वैन रूपी श्योंगफैंग अटारी से बाहर निकले। कुमारन, तुम क्या कह रहे हो? तुम बहुत खुश लग रहे हो। ज्वैन रूपी तेंगफे ने रणवीर पटेल को ढूंढा और मुस्कुराते हुए कहा। बैड ब्रो, खाना तैयार है। तुम लोगों ने आज बहुत कुछ झेला है। आओ साथ में खाते हैं ताकि तुम लोग शांत हो जाओ। रणवीर पटेल ने सिर हिलाया और चारों भाटिया परिवार के लिविंग रूम में चले गए। जू ड्रुओ के हाईजैक होने के बाद भाटिया परिवार काफी देर तक बिजी रहा। जब डिनर का समय हुआ तो उन्होंने लिविंग रूम में जुआन रूपी ज्यून फेंग को देखा, जिससे सभी को थोड़ी हैरानी हुई। हालांकि बूढ़ा आदमी जू डुओ को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके लिए कुछ जूनियर्स के साथ खाना जरूरी नहीं था। इसके अलावा बूढ़े आदमी को रात में खाने की आदत बहुत कम थी। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? क्या मैं लिविंग रूम में खाना नहीं खा सकता? जैसे ही जुआन रूपी जियोन फैंग लिविंग रूम में आया, उसे लगा कि सब लोग जो कर रहे थे उसे रोककर भाटिया परिवार के मुखिया की तरफ देखने लगे। डैड, देखो आप क्या कह रहे हैं। बस बच्चे घर आ रहे हैं। हम पहले आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तेंगफे बहुत ज्यादा है, मामला सुलझ गया है, लेकिन उसने फिर भी आपको परेशान किया। जुआन रूपी जियोन फैंग का दूसरा बेटा और तेंगफे का दूसरा चाचा मुस्कुराते हुए बोला। तुम लोग खाना खाने के लिए छोटे डाइनिंग रूम में जाओ। आज हमारे यहाँ एक जरूरी मेहमान आए हैं, इसमें मत पड़ो। तेंगफे, रुको। डुओ, अगर और कुछ नहीं है तो रुको। तीसरा भाई, रुको। हुजी, जोयाना, सीसी, तुम लोग रुको, बाकी सब चले जाओ। जुआन रूपी जियोन फैंग ने जोर से कहा। वे कुछ लोग बिना मन के लिविंग रूम से बाहर चले गए। बूढ़ा आदमी आमतौर पर घर के मामलों में नहीं पड़ता था, लेकिन उन्हें उसकी बात सुननी पड़ी। कजिन तेंगफे, दादाजी ने जिस जरूरी मेहमान का जिक्र किया था, क्या वो वही हैं जिसके बारे में तुमने अभी हमें बताया था? वही जिसने भाभी को बचाया था? एक 13 या 14 साल के रेड ईटल लड़के ने धीमी आवाज में पूछा। हुजी, जब वे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? जुआन रूपी वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ छोटे बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बहुत रौनक थी। दूसरे अंकल, आप डिनर के बाद बाहर क्यों जा रहे हैं? रणमनदीप भाटिया कुमारन लिविंग रूम के सामने गए और देखा कि जुआन रूपी हुआ और दूसरे लोग लिविंग रूम से बाहर आ रहे हैं। छोटी बच्ची, तुम अभी भी टहल क्यों रही हो? जल्दी करो, तुम्हारे दादाजी आज लिविंग रूम में हैं। अगर तुम डांट नहीं खाना चाहती तो जल्दी करो और अंदर जाओ। और श्याओ महिमा, तुम कुमारन को पागल कर सकती हो। जुआन रूपी हुआ ने जोर से कहा, लेकिन उसकी नजर रणवीर पटेल पर पड़ी। क्या ये बच्चा वही जरूरी मेहमान है जिसका जिक्र दादाजी ने किया था? रणमनवी भाटिया कुमारन ने दादाजी शब्द सुना और कांप उठे।
यूनन हुआ मैनर में उसके दादाजी को छोड़कर कोई भी घमंडी हो सकता है। दादाजी सच में लोगों को पीटते थे। ये सोचकर रणमनदीप भाटिया कुमारन ने हू महिमा का हाथ पकड़ा और जल्दी से लिविंग रूम में चले गए। रणवीर पटेल के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज का लाइनअप छोटा नहीं था। तीनों लोग लिविंग रूम में चले गए। रणमनदीप भाटिया कुमारन हू महिमा को जुआन रूपी जियोन फेंग से सबसे दूर एक जगह ढूंढने ले गए और बैठ गए। फिर उन्होंने एक तरफ इशारा किया और रणवीर पटेल को आंख मारी। मैं वहीं बैठूंगा, वहां का फेंगशुई अच्छा नहीं है, पटेल पियाओ ने कहा और सम्मान की सीट पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ जुआन रूपी जियोन फेंग को देखा। मैंने ड्रूओ से सुना कि वो प्लेन में एक डिवाइन डॉक्टर से मिली थी। बाद में मैंने गंगा कटिहार को फोन किया और उसने कहा कि अपने छोटे भाई के पोते पर ध्यान दो। इतने सालों में मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना है, आज मैं तुम्हें देख रहा हूं। छोटे दोस्त, तुम बुरे नहीं हो। जुआन रूपी जियोन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी, आप सही कह रहे हैं। क्या ये मेरी लड़कियों पटाने की काबिलियत है, या मेरी रेसिंग की काबिलियत, या ये वो छोटा सा मेडिकल सेंटर है जो मैंने हाल ही में खोला है और बुरा नहीं है? रणवीर पटेल ने मजाक में कहा। ऐसा लग रहा था कि भाटिया परिवार के इस बूढ़े आदमी ने अपना बैकग्राउंड पता किया था और तैयारी करके आया था। दिलचस्प है, बूढ़े आदमी, जो कहना है कह दो, चलो खाते समय बात करते हैं। जुआन रूपी जियोन फेंग के बोलने के बाद उसका तीसरा बेटा उठा और बाहर चला गया। उसने दरवाजे पर एक आदमी को बर्तन तैयार करने के लिए रखा था। रणवीर पटेल ने टेबल पर रखे फलों को देखा। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी और उसने एक सेब लेने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी उड़ने वाली तलवार फिर से उसके हाथ में आ गई। नक्काशी की तरह उसने सेब छीन लिया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें खाना है तो खुद खा लो। ये तुम्हारा घर है और मैं मेहमान हूं। तुम मुझसे मेहमान से तुम्हारे लिए सेब छीनने की उम्मीद नहीं कर सकते ना? रणवीर पटेल ने टेबल पर बैठे लोगों को देखा। आदमी, औरतें, बूढ़े और जवान सब उसे देख रहे थे। वो कहे बिना नहीं रह सका। मैं जानता हूं कि मैं बहुत हैंडसम हूं। भले ही मैंने आज बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, फिर भी मैं रात में जुगनू की तरह चमक रहा हूं। लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ खूबसूरत औरतें पसंद हैं। कम से कम सिस्टर महिमा जैसी तो हैं। बड़े भाई, मेरा नाम जुआन रूपी वेई है। आप बहुत बढ़िया हैं, मुझसे भी ज्यादा बेशर्म। मैंने आपके बारे में अपनी भाभी से सुना है। क्या आप डिनर के बाद मुझे देख सकते हैं? मैं सिर्फ 13 साल का हूं और मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है? अगर इससे काम ना बने तो आप मुझे कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं। जुआन रूपी जियोन फेंग कुछ नहीं बोला। वो बस अपने पोते पोतियों को रणवीर पटेल के साथ हंसते और बातें करते देख रहा था। 13 साल की उम्र में न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ पर ध्यान दो। इतनी कम उम्र में ज्यादा खाने पीने से देर सवेर तुम्हारा शरीर खोखला हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ किडनी टॉनिक दवा लिख दूंगा, खुद ठीक हो जाओ। घुटने का दर्द अंदरूनी कमी की निशानी है। साथ ही तुम्हारी अभी की गर्लफ्रेंड का जन्म 9 सितंबर को होना चाहिए। उसकी यिन की बहुत स्ट्रांग है और ये तुम्हारे प्योर यांग बॉडी के ठीक उलट है। अगर तुम दोनों सच में साथ रहना चाहते हो तो उसे एक दिन मेरे पास ले आना। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जुआन रूबी वेई का चेहरा लाल हो गया। जुआन रूबी जियोन फेंग ने अपने छोटे पोते को देखा। वो सिर्फ 13 साल का था, लेकिन वो ज्यादा खा पी रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाटिया परिवार को उसे ही मैनेज करना चाहिए। छोटे वेई, मैंने नहीं देखा, बहुत मजे कर रहे हो? हुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उससे थोड़े बेहतर हो, लेकिन अगर तुम ये छोटी गोलियां लेते रहे तो मेरा अंदाजा है कि 30 साल के होने से पहले भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। रणवीर पटेल ने हुजी की तरफ देखा और कहा। क्या आप में से कोई अभी भी पूछना चाहता है? अगर नहीं तो बर्तन पहले से ही यहाँ हैं, तो चलो खाते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी आंखों के कोने से वो देख सकता था कि जुआन रूपी जियोंग फेंग का चेहरा थोड़ा उदास था। तेंगफेई, खाने के बाद अपने पिता से मेरे स्टडी रूम में आने को कहो। तुम उनके साथ आना। तीसरे भाई, तुम भी आना। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि भाटिया परिवार की युवा पीढ़ी इतनी ताकतवर होगी। जुआन रूपी जियोंग फेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए छोटे बच्चों से कहा। दादाजी, चलो खाना खाते हैं। बस एक छोटी सी बात है। खाने के बाद मैं उनमें से हर एक के लिए दवा लिख दूंगा। मैं प्रॉब्लम की जड़ को सॉल्व करने में उनकी मदद करने का वादा करता हूं। रणवीर पटेल मुस्कुराया। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और मीट का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। बच्चे, इस बार तुमने आ डुओ और दोनों बच्चों को बचा लिया। बताओ तुम क्या चाहते हो? अगर भाटिया परिवार ये कर सकता है तो वे जरूर करेंगे। जुआन रूपी जियोंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके अचानक बदले रवैये से जूनियर हैरान रह गए थे, लेकिन वे अपने दिल में शांत नहीं हो पा रहे थे। परिवार के नियमों के अनुसार अगर वे मरते भी नहीं तो कम से कम उनकी स्किन की एक परत तो जाती ही। भाई तेंगफेई प्लेन से उतरते ही मुझसे पूछा। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं युनहुआ विला आ गया। ये विला बुरा नहीं है, मुझे ये विला चाहिए। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम सच में ये विला चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। जुआन रूपी जियोंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। ये जगह बुरी नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सिस्टर महिमा का आंगन खाली पड़ा है, वो आंगन मुझे दे दो। बेशक मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तेंगफे, किसी से कहो कि वो वहां का आंगन साफ कर दे। महिमा के आंगन के पीछे के 2 आंगन भी खाली लग रहे हैं। चारों आंगन को सीधे जोड़ दो। जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी सच में बहुत दिलदार हैं। भाटिया परिवार की डिशेस बुरी नहीं है, लेकिन वाइन अच्छी नहीं है। दादाजी, मेरी वाइन ट्राई करो। पवन पटेल ने बोलते हुए एक चमकदार और ट्रांसपेरेंट वाइन कप निकाला, जैसे कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हो। फिर उसने उसे सीधे भरकर जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग के सामने फेंक दिया। बच्चे, तुम्हारे पास अच्छे साधन हैं, जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने जोर से कहा। उसने वाइन का कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। शुरू में जुआन रूपी तेंगफई और उसके तीसरे चाचा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वाइन पहले ही उनके पेट में जा चुकी थी। बच्चे, तुमने मुझे क्या पिला दिया? तुम। जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग का चेहरा थोड़ा लाल था। उसने जोर से सिर हिलाया, बोल नहीं पा रहा था। बच्चे, तूने मेरे पापा को क्या पिला दिया? कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जुआन रूपी तेंगफई का तीसरा चाचा जोर से चिल्लाया। वो पहले ही रणवीर पटेल के पास जा चुका था। तीसरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने घबराए हुए और परेशान जिया हो पेंग को देखा और जोर से कहा। पिताजी, आप ठीक हैं? इस बदमाश ने आपको क्या पिला दिया? मैंने देखा कि आपको जहर दिया गया था। जुआन रूपी पेंग जल्दी से जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग के पास दौड़ा और बेचैनी से पूछा। जहर? नई पीढ़ी पागल हो रही है। चचा होने के नाते क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी? जहर? चखो चखो। क्या ऐसा कोई जहर होता है? अगर है तो मेरे लिए लेकर आओ, मैं इसे रोज पीऊंगा। जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने कहा। उसने अपनी वाइन के कप पर अपनी उंगली पहुंची और अपनी मोटी उंगली जिया हो पेंग के मुंह में ठूस दी। पापा, यहां इतनी सारी नई पीढ़ी है, आप क्या कर रहे हैं? जुआन रूपी पेंग ने थोड़ी नाराजगी से कहा। उसके पापा उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे और उसे अपने पास रखना पसंद करते थे। बाहर वालों की नजर में वो एक खुशबूदार घोंसला था। असल में सिर्फ वही जानता था कि उसे क्या क्या शिकायतें झेलनी पड़ी थी। वाइन, मुझे वाइन दो। एक पल बाद जुआन रूपी पेंग जोर से चिल्लाया। तीसरे अंकल, आपके लिए, अगर आप पीना चाहते हैं तो ये पी लीजिए। जुआन रूपी वेई ने अपने पिता की तरफ देखा। उन्होंने ध्यान से एक चांदी का वाइन पॉट निकाला और जुआन रूपी पेंग को दे दिया। दफा हो जाओ। क्या तुम अपने तीसरे चचा को घोड़े के पेशाब से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? जुआन रूपी पेंग ने शराब का बर्तन खोला और एक बड़ा घूंट लिया, फिर उसे थूक दिया और जोर से कहा। घोड़े का पेशाब? ये चुपके से तुम्हारी वाइन कैबिनेट से लिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इतने सालों से घोड़े का पेशाब पी रहे हो? जुआन रूपी वेई ने फुसफुसाया। छोटे भाई, मैंने अभी तुम्हें नाराज कर दिया। मैं अपने पापा की सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। मैं माफी चाहता हूं। जुआन रूपी पेंग सीधे रणवीर पटेल के पास बैठ गया। छोटे दोस्त, मैंने महिमा को बचपन से बड़ा होते देखा है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं अपनी बड़ी बहन से बात करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, बस इतना ही। तो मैं पहले तीसरे अंकल को धन्यवाद दूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह भाटिया परिवार दिलचस्प है। रणवीर पटेल को खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। अपनी शादी मुझ पर छोड़ दो। देखो, तुमने बूढ़े आदमी को जो अमर शराब दी थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसका मजा ले पाऊंगा? जुआन रूपी पेंग ने अपने हाथ रगड़े और जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग को नजरअंदाज करते हुए कहा, जिसका चेहरा काली लकीरों से भरा हुआ था। तीसरे अंकल, अगर आप पीना चाहते हैं तो बस कह दीजिए, मैं आपके लिए कटोरा भर लेता हूं। ये कहते हुए पवन पटेल ने अपना कटोरा पूरा भर लिया। हालांकि इससे पहले कि वो एक भी बूंद पी पाते, उनके दादाजी ने उनसे छीन ली। एक तरफ जाओ, वाइन क्यों पीते हो? तुम बच्चों को गुमराह कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बच्चे इसलिए पागल हो रहे हैं क्योंकि तुम एक अंकल के तौर पर अच्छे नहीं हो। यहां मत खाओ, छोटे रेस्टोरेंट में जाओ। जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने जोर से कहा। पिताजी, आप जैसी कोई चीज नहीं है। मैं छोटे रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मुझे वाइन लौटा दीजिए, जुआन रूपी पेंग ने जोर से कहा। इससे जूनियर्स और भी हैरान हो गए। वे मन ही मन चिल्लाए बिना नहीं रह सके। तीसरे चाचा बहुत ताकतवर है। उन्होंने सच में दादाजी को चुनौती देने की हिम्मत की। तीसरे भाई, तुमने क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शराब लौटा दूं? जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप लोग अच्छे से खा पी लो, मैं छोटे रेस्टोरेंट में जाऊंगा। इस समय जुआन रूपी पेंग को भी एहसास हुआ कि उसने अभी अभी अपने पिता पर चिल्लाया था। शुक्र है उसे ये जल्दी पता चल गया, नहीं तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि वाइन स्वादिष्ट थी, लेकिन इतनी पिटाई के लायक नहीं थी। छोटे भाई, जब तुम खाना खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। घर पर मेरा इंतजार करना। ये कहकर जुआन रूपी पेंग लिविंग रूम से बाहर भाग गया। शर्मनाक बदमाश, लगता है अब फैमिली स्टाइल बदलने का समय आ गया है, जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग ने जोर से कहा। दादाजी, ये वाइन आपके लिए आरामदायक है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, नहीं तो अगर आप पीते रहे तो आपके एहसान का कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हु मेयर ने जुआन रूपी ज़ियोंगफेंग को 2 और कटोरे वाइन पीते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा। छोटी बच्ची, कहो,
मुझे नहीं लगता कि पुण्य भूमि के लिए ऐसा कुछ है जिसे मैं जुआन रुपीज योंगफेंग संभाल नहीं सकता। जब तक वो नंबर 1 चीफ को किडनैप नहीं करता, मैं जुआन रुपीज योंगफेंग उसकी मदद के लिए आगे आ जाऊंगा। दादाजी की बातों से मुझे लगता है कि उस बुरे भाई की शराब पीने लायक है, हु मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इस समय जुआन रुपीज योंगफेंग अचानक होश में आ गया। वो इस छोटी लड़की को किसी और से बेहतर जानता था। उस समय उसके चेहरे पर वही भाव थे। वो दाढ़ी जो वो 30 साल से ज्यादा समय से बढ़ा रहा था, उसे इस छोटी लड़की ने आग लगा दी। बेटे, तुम इस समय राजधानी में क्या कर रहे हो? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अगर मैं उसे हल कर सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, जुआन रुपीज योंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें हु मेयर पर टिकी रहीं। कुछ खास नहीं, मैंने बस उस कमीने गोली की मंगेतर के साथ पंगा लिया और उसे हरी टोपी पहना दी, हु मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ये बहुत आसान बात हो। गोली? कौन सा गोली? गोली का बेटा? जुआन रुपीज योंगफेंग इस बार पूरी तरह से होश में आ गया। ये वाइन पीने के लिए सच में अच्छी नहीं थी। बूढ़े, पियो पियो, सिस्टर मेहमा की बकवास मत करो। गोयल परिवार का मामला मैं खुद संभाल सकता हूं, रणवीर पटेल ने जुआन रुपीज योंगफेंग का ग्लास फिर से भरते हुए कहा। गल्प, धत तेरी की, गोयल परिवार को क्या हो गया है? आज इस बदमाश की वाइन पीने के बाद मैं पक्का करूंगा कि ये बदमाश ना मरे, जुआन रुपीज योंगफेंग ने जोर से कहा और अपने ग्लास में वाइन पी गया। बूढ़े आदमी, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहां आते समय सिस्टर महिमा से बात की थी। गोयल परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन वो नासमझ भी नहीं है। जब मेरी पत्नी उस कुत्ते की तरह गोली के साथ नहीं है तो मेरी पत्नी का मामला आसानी से सुलझ सकता है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम गोयल परिवार को नहीं समझते। वो बूढ़ा आदमी गू कल्सन फरहान बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर तुम सच में इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो एक तरीका है जिसे तुम आजमा सकते हो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े आदमी, सुनो, अगर कोई शांतिपूर्ण समाधान है तो मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता। पुण्यभूमि का सबसे बड़ा सपोर्टर स्पेशल एबिलिटी ग्रुप है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। हालांकि पुण्यभूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप में हर जगह से लोग हैं, लेकिन गोयल परिवार ही असल में स्पेशल एबिलिटी ग्रुप का लीडर है। इस बारे में कहने को कुछ नहीं है। अगर गू कल्सन ले ऑर्डर देते हैं तो पुण्यभूमि के 90% लोग उनकी बात मानेंगे, जुआन रुपीज योंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े, मुझे सस्पेंस में मत रखो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने कुछ साथियों को होठ चाटते देखकर उसने बस उनके सामने रखे सारे वाइन ग्लास भर दिए, जिससे वो खुशी से पागल हो गए। अगर पुण्यभूमि में कोई है जो स्पेशल एबिलिटी ग्रुप से निपट सकता है तो वो है टायरन ड्रैगन कैंप, जुआन रुपीज योंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद है कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। अगर तुम टायरन ड्रैगन कैंप के ड्रैगन किंग शाह वुडी को ठीक कर सकते हो, जिसे 30 साल से जहर दिया गया है और अभी भी मरने से इनकार कर रहा है, और पूरा टायरन ड्रैगन कैंप तुम्हारा साथ दे, तो गोयल परिवार तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। टायरन ड्रैगन कैंप? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन आपने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है। 30 साल से जहर खाने के कारण मुझे इस तरह के जहर में दिलचस्पी है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू बूढ़े आदमी, आज का खाना बुरा नहीं है, मैं पहले आराम करूंगा। रणवीर पटेल खड़े हुए और हु मेयर के आंगन की ओर चले गए। मैं रणवीर पटेल को ढूंढने जा रहा हूं, मैं बीमार हूं और चाहता हूं कि वो मेरा इलाज करे, जुआन रुपी सोई ने जोर से कहा। मैं भी जाऊंगा भाई टेंगफरी, मैं कल अपने भतीजे से मिलने जाऊंगा, जुआन रुपी श्वे ने रणवीर पटेल का पीछा किया। बहन मेयर, अगर मैं आज तुम्हारे घर पर सोता हूं तो क्या इससे रणवीर पटेल के साथ तुम्हारी नज़दीकी पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। धत तेरी की, तू अभी भी मुझ पर हंस रही है? वो कौन थी जिसने कहा था कि वो खुद को उसके लिए समर्पित करना चाहती है? मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। दोनों लड़कियां एक दूसरे का पीछा करते हुए हु मेयर के आंगन की ओर भागीं। भाई, तुम सच में कमाल के हो, तुम्हें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और तुम्हें पता था कि मैं बीमार हूं। अभी डिनर टेबल पर तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ दवा लिखोगे, देखो ये कैसे होता है, जुआन रुपे स्वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ बड़ा काम करना है, बस यही है, कल जब मैं उठूंगा तो मैं इसे तुम्हारे लिए हल कर दूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई मत करो, चलो आज ही करते हैं। असल में मैंने तुम्हारे मामले के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। दादाजी का तरीका सच में मुमकिन है, लेकिन ये बहुत मुमकिन नहीं है। मेरे पास एक और तरीका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम उसे सुनना चाहते हो या नहीं, जुआन रुपे स्वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो चलो सुनते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास यहाँ कुछ स्वादिष्ट खाना है, चलो बातें करते हुए खाते हैं, रणवीर पटेल ने कहा और कुछ स्टेक जैसी चीजें निकाली। उसने छोटी उड़ने वाली तलवार से उन्हें काटा और सीधे कागज के एक टुकड़े पर रख दिया। उसने एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जुआन रुपे स्वेई और जुआन रुपे शू ने बिना झिझक के एक एक टुकड़ा उठा लिया। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। भाई बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए और क्या है? मैं भविष्य में तुम्हारे पीछे आऊंगा, जुआन रुपे शू ने जोर से कहा। दोनों लड़कियां भी खाने से आकर्षित हुईं और दोनों ने एक एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। रणवीर पटेल, ये क्या है? क्या तुम्हारे पास और है? क्या तुम मुझे और दे सकते हो? हु मेयर ने प्यार से कहा। रणमदीप भाटिया कुमारन और भी सीधी थीं,
वो रणवीर पटेल के शरीर पर झुक गईं और अपनी छाती को उनके हाथ से रगड़ते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, धत तेरी की। तुम सच में खुले विचारों वाले हो, तुम मेरी विल पावर को टेस्ट कर रहे हो। चलो, ये छोटा सा लालच मुझे रोक नहीं सकता। रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ लीं और उन्हें बहुत खुशी से देखा। अहम, बहन कुमारन, ऐसा लगता है कि ब्यूटी ट्रैप बैड गाय पर काम नहीं करता। बेहतर होगा कि आप अपनी एनर्जी बचाएं, जुआन रुपेस्वई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, मेरा सुझाव सुनो। ये देखकर कि रणवीर पटेल ने कोई जवाब नहीं दिया, रणमदीप भाटिया कुमारन उठकर जाना चाहती थीं, लेकिन रणवीर पटेल ने उन्हें रोक लिया और हूं में एयर के साथ गले लगा लिया। वॉरियर कैसल 4 बुराइयों और 5 जहरों से भरा था। वो रायचंद ज़िया हुई नहीं थे। अगर वो अपने दरवाजे पर भेजा गया मीट नहीं खाते तो क्या वो बेवकूफ़ नहीं होते? मुझे इसके बारे में बताओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों सुंदरियों को गले लगा लिया। दोनों लड़कियां शर्मा गईं और कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन पाया कि रणवीर पटेल उन्हें और कसकर गले लगा रहा है, इसलिए उन्होंने हार मान ली। बैड गाय सच में बहुत ताकतवर है, मुझे ऐसा लगता है। मैं पुण्य भूमि के सुपर पावर ग्रुप को जानता हूं, मैं उसमें शामिल लोगों को जानता हूं। नांगोंग परिवार की चुड़ैल भी सुपर पावर ग्रुप में है, जुआन रुपेस्वई ने मुस्कुराते हुए कहा। सुपर पावर ग्रुप से निपटने के लिए हमें टायरेंट ड्रैगन कैंप जाने की क्या ज़रूरत है? बैड गाय की वाइन बहुत अच्छी है और उसका मीट बहुत स्वादिष्ट है। उसके पास और भी अच्छी चीज़ें होंगी। हम ऑक्शन कर सकते हैं और अरबों रुपए कमा सकते हैं। पैसे से भूत भी चक्की के पत्थर बन सकते हैं। सुपर पावर ग्रुप में कुछ ही लोग हैं। अगर हमें हज़ारों किराए के सैनिक मिल जाएं तो सुपर पावर ग्रुप कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, जुआन रुपेस्वई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, असल में ब्रदर रेड्डी की बातें सुनकर मेरे मन में भी एक आइडिया आया है। चुप रहने वाले जुआन रुपेशु ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, हमें ये चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका इस्तेमाल राजधानी के बड़े परिवारों के उन शराबियों से निपटने और उन्हें अपने कैंप में लाने के लिए है। जब समय आएगा तो हम गोयल परिवार के उन लोगों को भी काबू में कर सकते हैं। हो सकता है कि गोयल परिवार का बूढ़ा आदमी भी बड़े भाई की शराब पीकर सीधे हमारे प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहे। जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रणवीर पटेल ने भाटिया के दोनों लड़कों को देखा। वे दोनों टैलेंटेड थे। रणवीर पटेल ने उनमें से हर एक को एक ग्लास वाइन दी, फिर उन्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दिया। जुआन रुपेस्वई बहुत ज़्यादा शराब पीता था, इसलिए वो कुछ इंडियन दवा के इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। हुजी खुद को सुन्न करने के लिए दवाओं पर निर्भर था। जब तक वो हुजी को ड्रग्स से छुटकारा दिलाने में कोई तरीका ढूंढ लेता, तब तक सब ठीक था। जो चीज़ें दूसरों के लिए मुश्किल लगती थी, रणवीर पटेल उन्हें आसानी से हल कर लेता। भाई, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें हमारे लिए मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है? ये अब पॉपुलर है। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो हम कल पूरी राजधानी में तुम्हारा नाम बता सकते हैं, जुआन रुपेस्वई ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े का तरीका अच्छा है, तुम्हारा तरीका भी मुमकिन है। मैं तीनों काम एक साथ कर सकता हूं। जब समय आएगा तो मुझमें गोयल परिवार के पास जाने का कॉन्फिडेंस होगा। मोमेंटम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में ऑक्शन हाउस से कांटेक्ट करूंगा। मैं राजधानी की लड़कियों और पत्नियों को कुछ फ़ायदे दूंगा। जब समय आएगा तो मैं फिर से औरतों का दोस्त बनूंगा। हा हा हा। रणवीर पटेल ने भाटिया के 2 छोटे बच्चों से कुछ देर बात की। जुआन रुपेस्वई और जुआन रुपेहू के जाने के बाद रणवीर पटेल और भी ज्यादा गुस्ताखी करने लगा जब उसने दोनों खूबसूरत बहनों को छुआ, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए। मुझे पहले कुछ काम निपटाना है। काम खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों को अंदर ले जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फ्लर्ट करने की? हे, पवन पटेल ने दोनों सुंदरियों को छोड़ा और दोनों लड़कियों के शर्माते चेहरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे गेस्ट रूम में चला गया। बहन महिमा, ये आदमी बहुत नफरत करने वाला है, रणमदीप भाटिया कुमारन ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने देखा कि तुम अभी मजे कर रही थी। तुमने उसकी वाइन पी और उसका मीट खाया, उसे तुम्हारा फायदा उठाने को। हूँ महिमा के बोलने के बाद वो सीधे बेडरूम में चली गईं और हैरान रणमदीप भाटिया कुमारन पीछे छूट गईं। क्या अभी बोलने वाला राजधानी से आया सिराई था? फायदा उठाए जाने के बाद वो इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती है? प्रकृति, तुम सोई नहीं ना? क्या तुम्हें मेरी याद आई? रणवीर पटेल ने प्रकृति का नंबर डायल किया। ऑक्शन को हैंडल करने के लिए किसी प्रोफेशनल को ढूंढना ज्यादा भरोसेमंद था। मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? मैंने सुना है कि तुम कैपिटल गए थे। तुम ठीक हो? क्या तुमने फिर बाहर मस्ती की? प्रकृति ने शांति से कहा। हालांकि आज के वॉरियर कैसल में हाईजैकिंग की घटना की वजह से हंगामा था। जब उसे पता चला कि रणवीर पटेल भी प्लेन में है तो वो घबरा गई। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि रणवीर पटेल ने ऑक्शन हाउस को बहुत नाम और बड़ा प्रॉफिट दिलाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये लड़का जो उससे बहुत छोटा था सच में बुरा नहीं था। जैसे ही उसने ये सोचा, प्रकृति का चेहरा गर्म होने लगा। बेशक तुम मुझे मिस करते हो, तुम ये क्यों नहीं मानते? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? हम सब बड़े हैं, रणवीर पटेल ने बिना हार माने कहा। मैं आज इसलिए फोन कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो क्लब मास्टर रणवीर को परेशान कर सकती है? प्रकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा।
इंपीरियल कैपिटल में आपका एक ऑक्शन हाउस होना चाहिए, है ना? मैं इंपीरियल कैपिटल के ऑक्शन हाउस में कुछ चीज़ें बेचना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खर्च करने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ऑक्शन के जरिए कुछ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सिस्टर प्रकृति, क्या आपके पास कोई अच्छा आइडिया है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस बार तुम्हें सही इंसान मिल गया है। ये कैसा रहेगा? मेरा इंतजार करो। मैं आज रात एक पब्लिसिटी प्लान बनाऊंगी। कल सुबह मैं राजधानी के लिए फ्लाइट लूंगी। चलो मिलते हैं और बात करते हैं। तुम अभी कहाँ रहते हो? मैं कल तुम्हारे पास आऊंगी, प्रकृति ने धीरे से कहा, और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। कोई जल्दी नहीं है। आज रात अच्छी नींद लेना, नहीं तो मेरा दिल दुखेगा। मैं अभी युनहुआ मैनर में हूँ। जब तुम पहुंचो तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं और बात करते हैं। रणवीर पटेल की सीधी साधी बातों से प्रकृति, जो फोन की दूसरी तरफ थी, के दिल में फिर से लहरें उठने लगी। सब खत्म हो गया। मुझे सच में इस छोटे लड़के से प्यार हो गया है, प्रकृति ने मन ही मन सोचा। कोई बात नहीं, उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसने सीधे अपनी नोटबुक खोली और प्लान बनाना शुरू कर दिया। छोटे भाई, तुम अभी तक सोए नहीं हो ना? बूढ़े आदमी ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये काम आ सकता है। ओह, ये थर्ड अंकल हैं। आप इन छोटे बच्चों को काम करने दे सकते हैं। आपने इसे खुद क्यों भेजा? अंदर आइए, अंदर आइए। रणवीर पटेल मुस्कुराए और थर्ड अंकल का घर में स्वागत किया। मैंने अभी बूढ़े आदमी को तुम्हारे बारे में बात करते सुना। गोयल परिवार का मामला संभालना आसान नहीं है। अगर दूसरे अमीर परिवार होते तो वे भाटिया परिवार को थोड़ी बहुत इज्जत देते, लेकिन गोयल परिवार। चलो इस बारे में बात नहीं करते। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। वैसे भी मेरे बूढ़े आदमी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। थर्ड अंकल, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अगर और कुछ नहीं है तो आपको जल्दी आराम करना चाहिए। मैं पूरे दिन बिजी रहा हूं और थोड़ा थक गया हूं, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। लगता है गोयल परिवार का पुण्य भूमि में कुछ बैकग्राउंड है, लेकिन सोचने पर यह इस तरह से ज्यादा दिलचस्प है। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं एक निकाला गया अमर गुंडा हूं? हे छोटे भाई, हे। थर्ड अंकल का बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने रणवीर पटेल को देखा और बेवकूफ़ी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ रगड़े। थर्ड अंकल, ऐसे मत बनो। मुझे सच में मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन औरतों में इंटरेस्ट रखने की हिम्मत भी नहीं करता जो अच्छी नहीं दिखती। अगर और कुछ नहीं है, थर्ड अंकल प्लीज वापस चले जाओ। ये कहते हुए रणवीर पटेल एक कदम आगे बढ़ा। थर्ड अंकल के एक्सप्रेशन से रणवीर पटेल को ऐसा लगा जैसे वो किसी प्रेग्नेंट औरत को देख रहा हो। दो बड़े आदमी, मुझे ऐसे देखने का क्या मतलब है? छोटे भाई, मैंने उस छोटे बदमाश हुजी से सुना कि तुम लोगों ने यहाँ ज्यादा खाना खाया और कुछ स्वादिष्ट खाना खाया। देखो, तीसरे अंकल ने आज ठीक से नहीं खाया। तुम तीसरे अंकल को क्यों नहीं चखने देते? जरीन रूपी पेंग ने गुस्से से कहा। किसने सोचा था कि भाटिया परिवार के तीसरे मास्टर आधी रात को सोकर उठकर किसी जूनियर को खाने के लिए नहीं ढूंढेंगे? हालांकि जरीन रूपी पेंग को दोष नहीं दिया जा सकता था। उसने लिविंग रूम में कुछ अच्छी वाइन पी और जी भरकर नहीं पी। आखिर में खाना खाने के बाद वो जरीन रूपी वेई और जरीन रूपी हु से मिला। उन दोनों ने अभी अभी खाए गए खाने के बारे में ऐसे बात की जैसे वो स्वर्ग और पृथ्वी हो। जरीन रूपी पेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। भाई रेडी, तुम गलत हो। जो खाना हम खाते हैं उसे तो सुअर भी नहीं खाते। थर्ड अंकल को मत बताना। अगर तुम उन्हें बता भी दोगे तो भी वे तुम पर यकीन नहीं करेंगे। हम इसे पहले ही खा चुके हैं। वैसे भी थर्ड अंकल की किस्मत में इसे खाने की किस्मत नहीं है। तुम उनके लिए इतने लालची क्यों हो? चलो चलो। ऐसा कहते हुए हुजी जरीन रूपी वेई को खींच कर ले गया और जरीन रूपी पेंग को अविश्वास के भाव से पीछे छोड़ गया। असल में जरीन रूपी पेंग पहले से ही सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जितना वे इसके बारे में सोचता उतना ही उसे नींद नहीं आ रही थी। कैसा स्वादिष्ट खाना था, उसे जाकर देखना था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसे उसके पिता मिले। उसके पिता ने उससे रणवीर पटेल को कुछ भेजने को कहा। क्या इत्तेफाक, ये सूखा मीट है जो मैं अपने साथ लाया हूं। इनकी बकवास मत सुनो। रणवीर पटेल ने उम्मीद लगाए जरीन रूपी पेंग को देखा और मुस्कुराया। क्योंकि तीसरे अंकल का पेट भरा नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी भी थोड़ा है। तीसरे अंकल, इसे ले लो और खा लो। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने 2 हथेलियों के साइज का एक सूखा मीट का टुकड़ा बनाया। ये 9 पंखों वाले डेविल टाइगर का सूखा मीट था। रणवीर पटेल ने इसे बार बार चखा। ये मीट चबाने में सबसे मुश्किल था। उसने जरीन रूपी पेंग को अपने दांत की प्रैक्टिस करने के लिए दिया। इस सूखे मीट का दवा वाला असर जरीन रूपी पेंग के शरीर को मजबूत बनाने के लिए बस इतना ही था। हे तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। ये कहने के बाद जरीन रूपी पेंग ने सूखा मीट ऐसे उठाया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और बाहर भाग गया। तीसरे भाई, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो, फिर भी इतने लापरवाह क्यों हो? क्या तुमने सामान भेज दिया है? जरीन रूपी पेंग तुरंत अपने घर पहुंचे और अपने पिता जरीन रूपी शोंग फेंग से मिले।
पिताजी, मैंने सामान भेज दिया है। आपको जल्दी आराम करना चाहिए। आपने जो कहा उसके बारे में मैंने बिग ब्रदर से पहले ही बात कर ली है। भविष्य में हम निश्चित रूप से परिवार के नियमों को सख्ती से लागू करेंगे और बात न मानने वाले छोटे बच्चों को कड़ी सजा देंगे। जरीन रूपी पेंग ने हाथ पीठ के पीछे करके जोर से कहा। जुआन रूपी जियोंग फेंग ने धीरे से सिर हिलाया। जिन कुछ छोटे बच्चों के बारे में वो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए थे, वे सब ऐसे ही थे। अगर वो उनका ध्यान नहीं रखते तो भाटिया परिवार देर सवेर खत्म हो जाएगा। दादाजी, आप भी यहीं हैं? तीसरे अंकल, खाना यहीं होना चाहिए, ये सही है? हमारे साथ थोड़ा सा बांट लो। जुआन रूपी वेई और हुजी ने देखा कि जुआन रूपी पेंग खुशी खुशी लौट आया है और जल्दी से उसके पीछे भागे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके दादाजी भी यहाँ होंगे। आज उन्हें पहले ही एक बार डांट पड़ चुकी थी। दोनों छोटे बच्चे अब डरे हुए नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ी देर में फिर से डांट पड़ेगी। क्या खाना? तीसरे भाई, तुमने किससे चीजें मांगी थी? जुआन रूपी जियोंग फेंग को अब जाकर एहसास हुआ कि जुआन रूपी पेंग का पोस्चर ठीक नहीं था। अपने पिता के सामने उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। क्या वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था? दादाजी, खाना तीसरे अंकल के हाथ में है। उन्होंने इसे बड़े भाई से मांगा था। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप इसे तीसरे अंकल के साथ खाएंगे? ये टुकड़ा छोटा नहीं है, हम चारों इसे एक साथ खा सकते हैं। आप सब बड़े हैं और आपने हर तरह का स्वादिष्ट खाना खाया है। चलो इसे एक साथ ट्राई करते हैं, हुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय जुआन रूपी पेंग का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। तीसरे भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना मिला। तुमने ना सिर्फ अपने पिता के प्रति अपने पिता जैसा व्यवहार दिखाने की पहल नहीं की, बल्कि तुम उनकी पीठ के पीछे भी छुप गए। मुझे लगता है कि भाटिया परिवार के पारिवारिक नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है। जुआन रूपी जियोंग फेंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। भाटिया परिवार के दो लड़के भी समझ गए कि इस समय क्या हो रहा है। बूढ़े ने अभी तक खाना नहीं खाया है, हम अभी भी क्यों शामिल हो रहे हैं? वे पलटकर भाग गए। जुआन रूपी पेंग भी एक गुंडा था। उसने जर्की का एक बड़ा निवाला खाया और सीधे जुआन रूपी जियोंग फेंग की तरफ फेंक दिया। वो ऐसे भागा जैसे भाग रहा हो। ये तो बस एक जर्की का टुकड़ा है। मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा है। इतने सालों तक तुम्हें मीट ना खाने देने में क्या गलत है? जुआन रूपी जियोंग फेंग ने अपनी दो मोटी उंगलियों से जर्की को चुटकी में दबाते हुए खुद से कहा। जर्की पर जुआन रूपी पेंग की लार देखकर वो खुद को एक काटने के लिए साफ जगह ढूंढने से रोक नहीं सका। तीसरे भाई, मैं तुम्हें माफ करने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाकर कुछ साल तकलीफ सहने देना ही बेहतर है। तुम असल में इतनी स्वादिष्ट चीज अपने लिए रखना चाहते हो? नहीं, मुझे कल से रणवीर पटेल से कुछ मंगवाना होगा। ये बच्चा बुरा नहीं है, सच में बुरा नहीं है। जुआन रूपी जियोंग फेंग ने जर्की लिया और खुशी खुशी अटारी में लौट आया। रणवीर पटेल रात में अच्छी तरह सोए। ये युनहुआ विला बुरा नहीं था। रणवीर पटेल ने अपने बेडरूम में एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया। पूरी रात स्पिरिट क्यूई के पोषण में रणवीर पटेल को लगा कि वो बहुत अच्छी तरह सोए। बेडरूम में हैंगिंग बास्केट को देखकर वो रात भर में असल में दुगनी हो गई। इससे रणवीर पटेल को बहुत अच्छा लगा। बुरे भाई, कल रात तुम ठीक से सोए? दादाजी ने मुझे तुम्हें खाने पर बुलाने को कहा। जुआन रूपी टेंग फेई सुबह सुबह हू मेयर के आंगन में आया। उसे नहीं पता था कि रणवीर पटेल कल रात ठीक से सोया था या नहीं, लेकिन वो पूरी रात ठीक से नहीं सोया। दादाजी ने उसे और उसके पिता को डांटा। उसके पिता ने उसे फिर से डांटा। जब वे रात में वापस गए तो दोनों बच्चे कुछ घंटों तक करवटें बदलते रहे। सुबह वो सिर्फ 2 घंटे सोए। दादाजी ने उसे रणवीर पटेल को खाने पर बुलाने को कहा। ये जगह बुरी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से सोया, लेकिन भाई टेंग फेई को ठीक से नींद नहीं आई। इसे खा लो, मुझे लगता है कि इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। रणवीर पटेल ने जुआन रूपी टेंग फेई को सोयाबीन के आकार की एक छोटी हरी गोली देते हुए कहा। जुआन रूपी टेंग फेई ने छोटी हरी गोली को चुटकी में लिया। ये कुछ उस मछली के चारे जैसा था जिसे युनहुआ विला ने कुछ दिन पहले खरीदा था, लेकिन टेंग फेई ने फिर भी हरी गोली अपने मुंह में ठूस ली। भाई फेई, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। क्या तुमने कल रात ठीक से आराम नहीं किया? हू मेयर जल्दी उठ गई। वो अपने दादाजी को अच्छी तरह जानती थी। क्योंकि वो रणवीर पटेल को बहुत मानते थे, इसलिए वो नाश्ते के लिए बुलाने जल्दी आए होंगे। आखिर में उन्होंने सच में जुआन रूपी टेंग फेई को देखा। बुरे भाई, तुमने मुझे क्या खिलाया? क्या तुम्हारे पास और है? ये बहुत आरामदायक है। जुआन रूपी टेंग फेई ने संतुष्टि के साथ कहा। ज्यादा खाना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं कुछ और बनाकर आपको दूंगा। हा हा हा, रणवीर पटेल ने कहा और चारों लिविंग रूम की ओर चल पड़े। बुरे भाई, तुमने आराम से आराम किया, है ना? जुआन रूपी पेंग ने हंसते हुए रणवीर पटेल को चौराहे पर उनके 4 लोगों के ग्रुप से मिला। तीसरे अंकल, आप मेरी जैसी हालत में नहीं है, बस मुझे लिटिल रास्कल कहिए। मैंने अच्छे से आराम किया, लेकिन आपने कल रात ठीक से आराम नहीं किया। क्या आपने ज्यादा मीट खा लिया? पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। लिटिल बैड, चलो अब मीट के बारे में बात नहीं करते, चलो खाना खाते हैं। जुआन रूपी पेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने जुआन रूपी वेई और हुजी को पास ही लिविंग रूम के एंट्रेंस से चुपके से आते देखा। उसे चिंता थी कि वो शांति से नाश्ता नहीं कर पाएंगे। बैड ब्रो, मैं युनहुआ मैनर के एंट्रेंस पर ही हूं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता।
चलो बाहर चलते हैं और साथ में खाना खाते हैं। रणवीर पटेल को प्रकृति का कॉल आया। रणवीर पटेल को थोड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि ये महिला प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद आने के लिए पहली फ्लाइट ले चुकी थी। फोन मत रखना, मैं उनसे बात कर लूंगा। अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तीसरे अंकल, इस बदमाश की औरत यूनहुआ मैनर के बाहर है। आप किसी को यहाँ बुला क्यों नहीं लेते कि हम साथ में नाश्ता कर सकें? लिटिल बैड, तीसरे अंकल तुम्हारी और भी ज्यादा तारीफ करते हैं, जुआन रूपी पेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों बदमाश यहाँ आओ, तुम्हारे बैड गाय की पत्नी मैनर के एंट्रेंस पर है। जल्दी करो और उसे अंदर लाओ, जाकर लिविंग रूम में खाना खाओ। जुआन रूपी पेंग ने जोर से जुआन रूपी वेई और जुआन रूपी शू से कहा। दोनों छोटे बदमाश यूनहुआ मैनर के एंट्रेंस की तरफ उड़ गए। डैड, मुझे पता है कि मैं गलत था, यहाँ बहुत सारे जूनियर हैं, मुझे ऐसा मुंह मत दिखाओ। जुआन रूपी पेंग रणवीर पटेल को लिविंग रूम में ले आया। जुआन रूपी पेंग ने उदास होकर जुआन रूपी पेंग को देखा। जुआन रूपी पेंग ने धीमी आवाज में कहा, हम नाश्ते के बाद तुम्हारे मामले पर बात करेंगे। लिटिल बैड, आओ और यहाँ बैठो, जुआन रूपीज योंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड मास्टर, मेरी पत्नी बाहर है। तीसरे अंकल ने जोएना और हुजी को उसे अंदर लाने के लिए भेजा है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हम बाद में साथ में खाना खाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे आदमी लिटिल बैड के पास कुछ और पत्नियां होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी महिमा को देखो, क्या वो अच्छी नहीं है? तुम उसे भी क्यों नहीं ले जाते? अगर नहीं तो मैं तुम्हें बी कुमारन दूंगा। जुआन रूपीज योंगफेंग की बातों से दोनों लड़कियां शर्मा गईं। जुआन रूपीज योंगपेंग और बाकी लोग आंखें फाड़े देखते रह गए। जब वे रखेले रखना चाहते थे तो उनकी पत्नियां मान जाती थीं, लेकिन ओल्ड मास्टर ने एक ही लाइन में मना कर दिया। ओल्ड मास्टर आज क्या कर रहे थे? तो मैं सबसे पहले ओल्ड मास्टर को धन्यवाद दूंगा, लेकिन पत्नी ढूंढने के बारे में मुझे वॉरियर कैसल वापस जाना होगा और अपनी बड़ी पत्नी से पूछना होगा कि क्या वो मानेगी। अगर वो मान जाती है तो मैं उन्हें वॉरियर कैसल वापस ले आऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अहम लिटिल बैड, क्या इस बार तुम्हारी सबसे बड़ी पत्नी नहीं आई है? तुम्हारे पास कितनी औरतें हैं? जुआन रूपीज योंगपेंग ने धीमी आवाज में पूछा। ज्यादा नहीं, उन दोनों को मिलाकर 10 से भी कम है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय प्रकृति अंदर आई। उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर जुआन रूपीज योंगपेंग और बाकी लोग आंखें फाड़े देखते रह गए। वो सुंदर थी। इस आदमी की पत्नी सच में बहुत अच्छी दिखती है। बैठ जाओ, इस बार तुम्हारा चेहरा बड़ा है। भाटिया परिवार के ओल्ड मास्टर भी तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम बहुत बढ़िया हो, रणवीर पटेल ने मजाक किया। प्रकृति का चेहरा लाल हो गया। भाटिया परिवार इंपीरियल कैपिटल में नंबर 1 परिवार था। वो असल में यहाँ नाश्ता करने आई थी। माफ करना ओल्ड मास्टर को परेशान करने के लिए, प्रकृति ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। चलो खाना खाते हैं, जुआन रूपीज योंगफेंग ने कहा। कई नौकरों ने बर्तन टेबल पर रख दिए। सबके पास खाना था सिवाय दादा शेंग के, जिनके सामने कुछ नहीं था। दादाजी, आप क्या खाना चाहते हैं? जुआन रूपी टेंगफेंग ने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम लोग खाओ, मैं लिटिल बैड से बात करूंगा, जुआन रूपीज योंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल बैड, तीसरे भाई ने कल मुझे कुछ जर्की दिया था, मुझे लगता है कि तुमने उसे दिया था। इसका स्वाद अच्छा है, मुझे नहीं पता कि और है या नहीं, मेरे लिए कुछ लाओ। मुझे लगा कि ये कोई ज़रूरी बात है। किचन कहाँ है? मैं सबके लिए कुछ ले आता हूँ। भाटिया परिवार में हम मुफ्त में खा पी नहीं सकते, रणवीर पटेल ने कहा और नौकर के पीछे पीछे बाहर चला गया। बहन प्रकृति, मुझे लगता है कि आप हमसे बड़ी हैं। रणवीर पटेल के साथ आपकी कितनी पत्नियां हैं? रणमदीप भाटिया कुमारन ने रणवीर पटेल को बाहर जाते देखा और धीमी आवाज में प्रकृति से पूछा। खांसी, किसने कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ? मैं तो बस। प्रकृति का चेहरा और लाल हो गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। वो सुबह सुबह इंपीरियल कैपिटल के लिए उड़ी। अगर तुम उसकी पत्नी नहीं हो तो तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? बस बहुत हो गया सिस्टर प्रकृति, उसकी पत्नी होना कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे दादाजी ने कहा कि सिस्टर महिमा और मुझे रणवीर पटेल से शादी कर लेनी चाहिए, तब हम एक परिवार बन जाएंगे, रणमदीप भाटिया कुमारन ने सीधे कह दिया। प्रकृति पूरी तरह से मान गई। भाटिया परिवार की ये छोटी लड़की बहुत मजबूत थी। असल में रणवीर पटेल और प्रकृति के साथ साथ पुण्यभूमि में बहुत से लोगों को ये नहीं पता था। इन बड़े परिवारों के लिए कई पुराने नियम थे, जैसे 3 पत्नियां और 4 रखैले रखना वगैरह। जुआन रूपीज योंगफेंग के समय से परिवार में ये नियम था कि रखैलों को परिवार के मुखिया की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि भाटिया परिवार में अभी भी बहुत से लोग थे जिनकी कई पत्नियां थीं। मेरे और रणवीर पटेल के बीच सच में कुछ नहीं है, बस मेरी उसके साथ कुछ बिजनेस डीलिंग है, प्रकृति ने गुस्से से कहा। बीवी, क्या बात कर रही हो? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? रणवीर पटेल अंदर आया। उसके पीछे 3 नौकर 3 बड़ी प्लेटें लेकर आए। दादाजी, मैं ज्यादा जर्की नहीं लाया था, इसलिए मैंने आपके लिए बस 3 प्लेटें बना दी हैं, चख लो।
बेटा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैंने वो चीज़ कल खाई थी, जुआन रुपीज़ योंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक मीट का पतला टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जुआन रुपी वेई और जुआन रुपी हू सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। वे जुआन रुपी वेई और जुआन रुपी हू जितने शरीफ नहीं थे। उन्होंने सीधे एक छोटा कटोरा उठाया और उसे प्लेट से सटा दिया। उनके कटोरे में पहले से ही आधा कटोरा मीट था। चले जाओ, तुम सब चले जाओ, ये सब मेरे हैं। जुआन रुपीज़ योंगफेंग ने बस थोड़ा सा चबाया और अचानक खड़े हो गए। उन्होंने जोर से कहा, इसे छुओ मत। तीसरे भाई, मैं देखूंगा कि तुम इसे दोबारा उठाने की हिम्मत करते हो या नहीं। दादाजी, ये अच्छी बात नहीं है। आप मीट खा सकते हैं, हम कुछ और खा लेंगे। आपको हमें जाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। हुमेयर ने जुआन रुपीज़ योंगफेंग को देखा और कहा, हाँ, तुम लोग इन 3 प्लेटों को मत छूना, ये सब मेरी हैं। तुम लोग धीरे धीरे खाओ, मैं अटारी में वापस जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जुआन रुपीज़ योंगफेंग ने तीनों बड़ी प्लेटों को एक प्लेट में रखा, फिर प्लेट हाथ में लेकर अपने कमरे में वापस भाग गए। छोटे वेई, क्या ये इतना अच्छा है? मुझे कोशिश करने दो। जुआन रुपी टेंगफई ने जुआन रुपी वेई के कटोरे से मांस का एक टुकड़ा लिया। तुम लोग खाओ, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। जुआन रुपी हू ने देखा कि उनके तीसरे चाचा बिना पलक झपकाए उनके कटोरे को घूर रहे हैं। उन्होंने कटोरा लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। कटोरा छोड़ो, जुआन रुपी पंग ने जोर से कहा और जुआन रुपी टाइगर को पकड़ लिया। अगर पिता बेटे को धमकाएगा तो बेटा पोते को धमकाएगा, ये तो होना ही था। ये कहकर जुआन रुपी पंग ने मांस का कटोरा पकड़ा और रोते हुए जुआन रुपी टाइगर को नजरअंदाज करते हुए लिविंग रूम से बाहर निकल गया। छोटे वी, तुम क्या देख रहे हो? अब मैं बॉस हूं, मुझे कटोरा दो। जुआन रुपी तेंगफई को इस बात की परवाह नहीं थी कि जुआन रुपी वेई सहमत है या नहीं। उसने सीधे छोटा कटोरा पकड़ लिया। छोटे वी, मैं इसे नहीं खाना चाहता, मैं इसे तुम्हारी भाभी के लिए लाया था। तुम्हारी भाभी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो कमजोर है। धन्यवाद छोटे भाई। जुआन रुपी तेंगफई लिविंग रूम से बाहर भागा। उफ, ये मेरी गलती है, क्योंकि ये खाना है। रणवीर पटेल ने उन्हें अलग अलग हाव भाव से देखा, लेकिन इससे उसके खाने पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वो मीट के लिए लड़ रहे थे तो रणवीर पटेल के सामने 4 छोटी प्लेटें आ गईं। हर प्लेट में एक ही साइज के मीट के स्लाइस थे। बैड गाय, मैंने तुम्हारी भाभी को यहाँ लाने में तुम्हारी मदद की, क्या तुम मुझे थोड़ा मीट दे सकते हो? मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा दो। जुआन रुपी हू ने रणवीर पटेल के सामने रखी छोटी प्लेटों को चमकती आंखों से देखा। अगर तुम खाना चाहते हो तो बस कह दो, अगर तुम नहीं कहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम खाना चाहते हो? ये कहने के बाद रणवीर पटेल ने जादुई तरीके से उन सब के सामने एक छोटी प्लेट रख दी। उन्होंने उसे ऐसे लिया जैसे वो कोई खजाना हो और जल्दी से खा लिया। बुरे आदमी, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो क्या मैं हर दिन इतना स्वादिष्ट खाना खा सकता हूं? अगर हाँ, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मेरी कितनी पत्नियां हैं। रणमदीप भाटिया कुमारन ने खाते हुए कहा। राजधानी की लड़कियां कितनी खुले विचारों वाली हैं। रणवीर पटेल और प्रकृति ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा। हालांकि प्रकृति के मन में भी इस छोटे बुरे आदमी से शादी करने का ख्याल था। वो जितना चाहे उतना खाता पीता था। वो एक अच्छा इंसान भी था। थोड़ा प्लेबॉय होने के अलावा उसमें और कुछ नहीं था। उससे शादी करना अच्छा रहेगा। अच्छे नाश्ते के बाद रणवीर पटेल ने डाइनिंग टेबल पर प्रकृति के साथ थोड़ी बातचीत की। प्रकृति ने राजधानी में पुण्य भूमि ऑक्शन के लिए बोलने का अधिकार जीता था। वॉरियर कैसल में प्रकृति के परफॉर्मेंस की वजह से पुण्य भूमि ऑक्शन ने उसे राजधानी में रणवीर पटेल के ऑक्शन आइटम्स की ऑक्शन एक्टिविटीज का इंचार्ज बना दिया। बैड गाय, 3 दिन बाद हमारा ऑक्शन हाउस राजधानी के डिवाइन विंड ऑडिटोरियम में एक बड़े लेवल पर ऑक्शन करने वाला है। इस ऑक्शन का प्लान बहुत पहले से है। न सिर्फ राजधानी के बड़े घराने वहां होंगे, बल्कि पुण्य भूमि की दूसरी जगहों से भी बहुत सारे लोग वहां होंगे। इस बार तुम जो चीजें देते हो उनका ऑक्शन क्यों नहीं करते? तुम पक्का बहुत सारा पैसा कमाओगे। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। 3 यूथ रिटेनिंग पिल, 3 मरीडियन ओपनिंग पिल और 30 स्नो मसल पिल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना पैसा कमाती हैं। मुझे कुछ कनेक्शंस चाहिए। पत्नी, इस मामले में मेरी मदद करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे स्नो मसल पिल के बारे में पता है और आपने यूथ रिटेनिंग पिल का भी जिक्र किया था, लेकिन मरीडियन ओपनिंग पिल का क्या फायदा है? प्रकृति ने धीरे से पूछा। ये 18 साल से कम उम्र के लोगों को जो हाउटियन दायरे के पीक पर हैं, सीधे अमर स्वर्ग दायरे में एंट्री करने दे सकता है। जहां तक तेजस्वी रहेजा की बात है, मुझे लगता है कि आपके ऑक्शन हाउस में कुछ लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। खांसी खांसी खांसी। बड़े भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या मरीडियन ओपनिंग पिल असली है जिसके बारे में तुमने भाभी से कहा था? अगर ये असली है तो तुम्हें कितने की चाहिए? मैं इसे खरीदूंगा, मैं 1 खरीदूंगा। जुआन रुपी टाइगर ने जोर से कहा। टाइगर, बुरा नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हाउटियन दायरे के पीक पर होगे। रणवीर पटेल ने अपने सामने टाइगर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा।
अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं दादाजी को ढूंढने जा रहा हूं। चाहे कितना भी खर्च हो, मुझे एक खरीदना ही होगा, जुआन रूपी टाइगर ने कहा और बाहर भाग गया। बुरे भाई, क्या तुमने जो कहा वो सच है? जुआन रूपी तेंगफई जुआन रूपी टाइगर से ज्यादा शांत था। वो तेजस्वी रहेजा के बारे में थोड़ा जानता था, क्योंकि वो भी तेजस्वी रहेजा था। वो हाउकियन दायरे के बीच में था। जाहिर है वो मरीडियन ओपनिंग पिल की कीमत जानता था। अगर उसे 3 मरीडियन ओपनिंग पिल मिल जाती तो भविष्य में अगर गोयल परिवार और भाटिया परिवार के बीच कोई झगड़ा होता तो भाटिया परिवार को बहुत मुश्किल होती। बस कुछ छोटी छोटी चीजें। संप्रदाय के बुजुर्गों ने मुझे कुछ दी थी। मैंने खास असर नहीं किया है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि असर अच्छा है। ये सच होना चाहिए। मेरी पत्नी जानती है कि हाल ही में वॉरियर कैसल में जो गोलियां बिक रही थीं वो सब मैंने ही दी थीं। बुरे भाई, तुम लोग धीरे धीरे खाओ, मैं दादाजी से मिलने जा रहा हूं। फिर जुआन रूपी तेंगफई बाहर भाग गया। वाइफ, ये बात मैं तुम पर छोड़ता हूं। ओह ठीक है, क्योंकि इस बार हम बड़ा हंगामा करना चाहते हैं, इसलिए मैं 15 जिन वाइन दूंगा। हम इसे सिंक्लेयर्स के नाम से ऑक्शन करेंगे। मैं राजधानी में एक ब्रांच खोलना चाहता हूं। ये अच्छा विचार लगता है। प्रकृति ने धीरे से सिर हिलाया। इस ऑक्शन का फिर से एडवर्टाइजमेंट करना होगा। राजधानी के अमीर लोगों, अपने पैसे तैयार रखो। जुआन रूपी श्योंगफेंग अटारी में खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने अपने पोते जुआन रूपी टाइगर को चेहरे पर खुशी लिए दौड़ते हुए देखा। उन्होंने कुछ और निवाले खाए और अटारी से नीचे चले गए। दादाजी, मेरे पास हाउटियन दायरे को तोड़कर अमर स्वर्ग दायरे में जाने का मौका है, जल्दी बाहर आ जाओ। जुआन रूपिया टाइगर चिल्लाया। बेटे, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? अमर स्वर्ग और हाउटियन के बारे में? जुआन रूपी श्योंगफेंग ने जोर से कहा। फिर उसे कुछ समझ आया और उसने कहा, बेटे, तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास आगे बढ़ने का मौका है? जुआन रूपिया टाइगर ने ईमानदारी से जुआन रूपी श्योंगफेंग को रणवीर पटेल ने जो कहा था वो बताया। इसी समय जुआन रूपी तेंगफई भी दौड़कर अंदर आ गया। रणवीर पटेल को यहां आकर मुझसे मिलने को कहो। जुआन रूपी श्योंगफेंग ने थोड़ी खुशी से कहा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। तुम जाकर अपने पापा और अंकल को फोन करो, उनसे कहो कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर जुआन रूपी श्योंगफेंग अटारी से बाहर चला गया।